ओके। सो इसमें सबसे बड़ा पार्ट है EC2 क्या होता है। तो EC2 का मीनिंग क्या है फ्रेंड, देखो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। EC2 मीन्स क्या, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट क्लाउड। इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड मीन्स, देखो इसमें का पहला ई पकड़ लो, आप दो सी पकड़ लो, तो इसका मीनिंग हो गया 2 टाइम्स सी, तो इसको EC2 बोलेंगे। आपको पूछ सकते हैं EC2 का लॉन्ग फॉर्म क्या है, तो EC2 का लॉन्ग फॉर्म है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, ठीक है। तो क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो Amazon EC2 प्रोवाइड स्केलेबल कंप्यूटिंग कैपेसिटी इन AWS क्लाउड। इसका मीनिंग ये है कि AWS आपको स्केलेबल मीन्स क्या, कम ज्यादा जितना चाहिए उतना आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग मीन्स कैलकुलेशन, सर्विंग, सर्वर, है ना, इसकी कैपेसिटी प्रोवाइड करेगा एज पर योर रिक्वायरमेंट। फ्लेक्सिबल रहेंगी ये, ठीक है ना। आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो आपको ज्यादा कैपेसिटी प्रोवाइड की जाएंगी सर्वर की। आपकी रिक्वायरमेंट कम है तो आपको कम कैपेसिटी प्रोवाइड की जाएंगी, मुहैया की जाएंगी। तो इसको हम बोलेंगे स्केलेबल कंप्यूटिंग कैपेसिटी। कम ज्यादा सर्वर की कैपेसिटी आप इस्तेमाल कर सकते हो। यू कैन यूज Amazon EC2 टू लॉन्च एज मेनी एज और एज फ्यू एज वर्चुअल सर्वर एज यू नीड। आपको जितना मर्जी चाहे, आपको जितना मर्जी चाहे उतने आप वर्चुअल सर्वर बना सकते हो या कम कर सकते हो, ठीक है ना। तो अभी सर्वर कैसे रहेंगे, आपके वर्चुअल रहेंगे, आपके ऐसे फिजिकल नेचर में नहीं रहेंगे सर्वर, क्योंकि हाइपरवाइजर के ऊपर रहेंगे सर्वर फ्रेंड। किसके ऊपर रहेंगे, हाइपरवाइजर के ऊपर रहेंगे सर्वर, है ना। हाइपरवाइजर के ऊपर वर्चुअल मशीन रहेगा और उसके ऊपर सर्वर रहेगा। तो जितना मर्जी चाहे, एज फ्यू एज और एज मेनी एज आपको क्या मुहैया किया जाएगा, सर्वर्स मुहैया किए जाएंगे। तो आपको कौन कौन से सर्वर लगते हैं, वेब सर्वर लगता है ना, DNS सर्वर लगता है, एडवर्टाइजमेंट सर्वर लगता है, फायरवॉल सर्वर लगता है, बहुत सारे सर्वर लगते हैं, है ना। तो ये सारे सर्वर आपको मुहैया किए जाएंगे एज पर योर रिक्वायरमेंट। दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी एंड नेटवर्किंग एंड मैनेज स्टोरेज। आपके जो सर्वर है उसमें जो सिक्योरिटी लगने वाली है, उस सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाएगा, ध्यान रखा जाएगा, उसकी नेटवर्किंग के बारे में ध्यान रखा जाएगा। आप आपका स्टोरेज भी मैनेज कर सकते हो, सिक्योरिटी भी आप आपके हिसाब से कर सकते हो, मीन्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके मशीन की सिक्योरिटी, तो आप ऑनलाइन सिक्योरिटी आपके मशीन की मैनेज कर सकते हो। उसकी नेटवर्किंग का भी आप ध्यान रख सकते हो, है ना। उसका स्टोरेज आपको ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, आपकी मशीन है भाई ऑनलाइन, है ना, वेबसाइट है आपकी, आपकी वेबसाइट में बहुत ज्यादा कस्टमर्स का आना जाना है, तो बहुत ज्यादा डेटा जनरेट होगा ना, बहुत ज्यादा डेटा जनरेट होगा, तो डेटा कहाँ स्टोर करोगे, तो आपको स्टोरेज लगेगा। तो उस स्टोरेज की कैपेसिटी आप कम ज्यादा कर सकते हो, तो कॉन्फ़िगरेशन, उसको कॉन्फ़िगर बोला जाता है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कर सकते हो, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको सेटिंग करना है उस पोर्टल पे जाके, है ना। तो ये पॉसिबल है। Amazon EC2 मीन्स इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट इनेबल यू टू स्केल अप और स्केल डाउन द इंस्टेंसेस ऑफ सर्वर, है ना। और नहीं चाहिए था, ऑफ चाहिए था। ऑफ सर्वर मीन्स क्या, कि आप आपके सर्वर में जो प्रोसेसिंग पावर लगने वाली है, आपके जो सर्वर्स है उस सर्वर्स में जो प्रोसेसिंग पावर लगने वाली है, उस प्रोसेसिंग पावर को कम ज्यादा कर सकते हो, बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। सपोज आपको दो सीपीयू लगने वाले है ना, दो सीपीयू लगने वाले, तो आप दो सीपीयू ले सकते हो। आपको 4 सीपीयू लगेंगे तो आपको वैसी रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, आपको 4 सीपीयू तुरंत मुहैया किया जाएगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है यू हैव टू पे फॉर आवरली बेसिस। अब जो विंडोज की मशीन्स है, जो विंडोज की वर्चुअल मशीन है ना, तो उसके लिए आपको आवरली बेसिस पे पैसे देने पड़ेंगे। और अगर आपने लिनक्स यूज करना है तो आपको सेकंड के हिसाब से उसके पैसे देने हैं। तो ये इस बारे में है पूरा, तो ठीक है। उसके बाद Amazon EC2 हैविंग टू स्टोरेज ऑप्शन। अब डेटा को स्टोर करने के लिए, है ना, आपका डेटा तो ऑनलाइन है, आपके कस्टमर भी तो ऑनलाइन है ना,
तो डेटा को स्टोर करने के लिए, और आपकी जो मशीन है वर्चुअल मशीन, ये मशीन भी ऑनलाइन है, उसका स्टोरेज भी ऑनलाइन रहेगा। तो ये दो टाइप के स्टोरेज रहते हैं। पहला रहता है इलास्टिक बी ईबीएस, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज बोला जाता है। मैं इसको आपको डिटेल में बताऊंगा क्या होता है ये। इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज रहता है और दूसरा रहता है इंस्टेंट स्टोरेज, है ना। तो इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज क्या रहता है, इट इज नॉट अ फिजिकल सर्वर, है ना, इट इज कनेक्टेड वाया नेटवर्क। मीन्स क्या, जैसे आपके लैपटॉप को, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके लैपटॉप को आप पेन ड्राइव कनेक्ट करते हो, तो पेन ड्राइव क्या होगा, एक्सटर्नल कनेक्शन हो गया ना। पेन ड्राइव इंटरनल कनेक्शन नहीं है, पेन ड्राइव क्या है, एक्सटर्नल कनेक्शन है। तो वैसे ही ईबीएस रहता है। ईबीएस क्या रहता है, आपके सर्वर को एक्सटर्नल सर्वर का, आपका जो सर्वर है, आपका ऑनलाइन मशीन जो चल रहा है, उसको एक्सटर्नली कनेक्ट किया जाता है। जैसे लैपटॉप को पेन ड्राइव कनेक्ट किया जाता है ना, वैसे ही आपके सर्वर को एक्सटर्नली जो स्टोरेज मेमोरी, स्टोरेज मीन्स मेमोरी कनेक्ट किया जाता है, उसको बोला जाता है इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। दूसरा रहता है इंस्टेंट स्टोरेज, इट इज प्रेजेंट विद इन अ सर्वर होस्ट। मीन्स इसका मीनिंग ये है फ्रेंड कि आपका जो सर्वर है, आपका सर्वर विंडोज सर्वर है, तो विंडोज सर्वर की जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिस स्टोरेज पे इंस्टॉल की जाएंगी, तो उसको बोला जाता है होस्ट सर्वर या इंस्टेंट स्टोर। इंस्टेंट स्टोर किसको बोला जाता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पे इंस्टॉल्ड है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जिस स्टोरेज में इंस्टॉल है, उसको बोला जाता है इंस्टेंट स्टोर। इतना ध्यान में रखना। इसके बारे में हम आगे जाके और पोस्टमार्टम करेंगे कि ये एक्चुअली क्या है, इसके प्रैक्टिकल्स भी अवेलेबल है। तो फिलहाल तो थ्योरेटिकल ही है, तो आप बेयर करना, सुनना, थ्योरेटिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ईबीएस और इंस्टेंट स्टोर रहता है। और यहाँ पे क्या है, इंस्टेंट स्टोर में जैसे आपने आपकी मशीन, जो वर्चुअल मशीन है, डिलीट कर डाली फॉर एग्जांपल, तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। बट इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज नहीं डिलीट होगा, वो आपको मैन्युअल डिलीट करना पड़ेगा। इसका मीनिंग कैसे है, फॉर एग्जांपल आपने पेन ड्राइव आपकी पीसी को लगाया, राइट, पेन ड्राइव आपने आपके पीसी को लगाया, उसके बाद क्या हुआ कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम था विंडोज 10 या विंडोज 7, वो क्रैश हो गया, कुछ वायरस आया, क्रैश हो गया। तो आपका विंडोज 7 या विंडोज 10 की मेमोरी करप्ट हो गई, आपका पेन ड्राइव थोड़ी करप्ट हुआ, आपके पेन ड्राइव का डेटा एज इट इज है ना, है ना। तो उसको बोला जाता है इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। अभी आपके पेन ड्राइव में का डेटा आपको डिलीट करना है, तो आपको मैन्युअली डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसी ही एनोलॉजी है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज नेटवर्क से कनेक्टेड है। आपने अगर आपका सर्वर डिलीट कर डाला, तो आपका ईबीएस कभी डिलीट नहीं होगा, आपको मैन्युअली जाके डिलीट करना पड़ेगा। ये मेरे मेरे को कहना था, ठीक है। तो ये होता है। अब दूसरा है, प्री कॉन्फ़िगर्ड टेम्पलेट्स आर अवेलेबल कॉल्ड एज द एएमआई। एएमआई का मीनिंग होता है अमेजॉन मशीन इमेज। तो आपको ऐसी रिक्वायरमेंट है कि वो आपको सभी चीजें रेडीमेड चाहिए। रेडीमेड क्या चाहिए, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का रेडीमेड चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे अमेजॉन लिनक्स दिया है, सेंट ओएस दिया है, डेबियन दिया है, फेडोरा दिया है ना, रेड हैट दिया है, ओपन सुसे दिया है, ओबंटू दिया है, लिनक्स दिया है ना, विंडोज दिया है। अगर आपको मशीन रेडीमेड चाहिए विथ सम, आपको कुछ इंपॉर्टेंट पैकेजेस है आपको, फॉर एग्जांपल आप मशीन लर्निंग के ऊपर काम कर रहे हो, तो आपको मशीन लर्निंग के पैकेजेस चाहिए, आपको टेंसर फ्लो चाहिए, आपको नमपाई चाहिए, आपको पांडास चाहिए, आपने नाम सुने होंगे मशीन लर्निंग के। तो आपको पैकेज इंस्टॉल चाहिए और आपको पूरी मशीन ही रेडी चाहिए, है ना। तो ये मशीन आपको डायरेक्टली रेडीमेड यहाँ पे मिल जाएंगी। तो कहाँ से मिलेंगी, तो आपको मिलेंगी अमेजॉन मशीन इमेज, इसको एएमआई बोलेंगे। तो ये मिलेंगी आपको स्टोर पे मिलेंगी, है ना। अमेजॉन मशीन इमेज आपको एएमआई स्टोर पे मिल जाएंगी। मैं आपके लिए इसका भी प्रैक्टिकल है, मैं बताऊंगा, है ना। इसी लेक्चर में बताऊंगा मैं, नो प्रॉब्लम। कैसे लेते हैं मशीन इमेज वो बताऊंगा मैं आपको। ओके ओके। अब दूसरा पॉइंट जो है, एनी टाइप ऑफ मशीन सर्वर इज अवेलेबल, हमने डिस्कस किया था। यू कैन ऑल्सो गेट एसक्यूएल सर्वर, है ना। एसक्यूएल सर्वर भी मिलेगा आपको, वीपीएन भी मिलेगा। वीपीएन स्टैंड फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क मीन्स क्या, अगर आपको आपका प्राइवेट नेटवर्किंग करना है, फॉर एग्जांपल मुझे कुछ वेबसाइट को एक्सेस करना है,
जो वेबसाइट इंडिया में बैन है ना। हम बैन वेबसाइट की तरफ ज्यादा ही फोकस करते हैं ना, बैन वेबसाइट है, मुझे तो एक्सेस करना है, तो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मुझे एक्सेस नहीं करने देगा। क्यों नहीं करने देगा? क्योंकि वो बैन है इंडिया में, इलीगल है, फिर भी मुझे एक्सेस करना है। तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा? तो वीपीएन आपको वो फैसिलिटी देगा। तो वीपीएन के चार्जेस रहते हैं। तो ये सर्वर ऑनलाइन रहता है, मीन्स किसी कंट्री में लोकेटेड रहता है। उस सर्वर के पास आपकी रिक्वेस्ट जाएंगी और वो सर्वर आपको जो मर्जी चाहे वो कंटेंट आपको देगा, है ना। आप उसको देख सकोगे। तो ये पूरा जो रहेगा ना, ये इंक्रिप्टेड रहेगा। इंक्रिप्टेड मीन्स क्या? ये कोई देख नहीं सकता, सिर्फ आप देख सकोगे और वो सर्वर आपको सर्व करेगा। तो इसको वीपीएन बोला जाता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो ये जो फैसिलिटी है वीपीएन फैसिलिटी, ये वीपीएन फैसिलिटी भी अवेलेबल है एडब्ल्यूएस के पास। तो एडब्ल्यूएस के पास नंबर ऑफ फैसिलिटी अवेलेबल है। आपको जो मर्जी चाहिए वो आपके लिए तैयार है, बिल्कुल रेडी है। सिर्फ आपको पे करना है। ठीक है। तो इसको इस नजर से हम देख सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया? when you create an EC2 account with Amazon, जब आप Amazon पे EC2 अकाउंट, है ना, आप AWS अकाउंट जब क्रिएट करोगे, योर अकाउंट इज लिमिटेड टू मैक्सिमम 20 इंस्टेंसेस पर रीजन। सपोज मेरा मुंबई रीजन है। कौन सा रीजन है मेरा? मुंबई रीजन है। मुंबई रीजन में मुझे अगर सपोज मशीन्स बनानी है, क्या बनानी है मुझे? मशीन्स बनानी है। मशीन इन द सेंस 10 विंडोज सर्वर बनानी है। मुंबई रीजन में मुझे 10 विंडोज सर्वर बनानी है। तो वो मैं सिर्फ 20 तक कर सकता, 20 के ऊपर मैं विंडोज सर्वर नहीं बना सकता। ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब क्या है? मैं 20 सर्वर के ऊपर नहीं बना सकता मुंबई रीजन के लिए। अगर आपको बनाना है तो आपको अमेजॉन को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि अमेजॉन भैया, मुझे इतने ज्यादा सर्वर चाहिए, तो मुझे ज्यादा बनाने हैं। तो अमेजॉन आपको फिर पैसे मांगेगा, है ना। तो आपको फिर आप वैसे कर सकते हो, बट वैसे पॉसिबल नहीं है। ओके। अब ये जो EC2 रहता है, EC2 क्या है? इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट है ना। इसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता? कौन कौन से इंस्टेंसेस रहते हैं? अब इंस्टेंस मींस क्या होता है? इंस्टेंस मींस आपका डेटा का प्रोसेस करने का जो जरिया है। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? उस रिक्वायरमेंट का जो जरिया है, उसको हम इंस्टेंसेस बोलते हैं। मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे सपोज पबजी गेम के लिए सर्वर चाहिए, तो उसके रिक्वायरमेंट के लिए मुझे कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंस लगेंगे, उसको इंस्टेंट बोलते हैं। अगर मेरा एप्लीकेशन मशीन लर्निंग का है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, एक तो मेरा मशीन लर्निंग का काम है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है, तो मुझे जो एनवायरमेंट लगेगा, मुझे जो रिक्वायरमेंट लगेंगी फ्रेंड्स, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो मुझे लगेगा, उसको मैं इंस्टेंसेस कहूंगा। तो ये कितने टाइप के इंस्टेंसेस रहते हैं? और ये इंस्टेंसेस फ्रेंड ऐसे है कि ये पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज होते हैं। पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज होते हैं, है ना। तो इंस्टेंसेस देखो, पहला रहता है जनरल पर्पस। ये जनरल रहता है, मींस एक एवरेज, एक नॉर्मल रहता है। मींस आपके जो बेसिक सर्वर के काम है ये हो जाएंगे यार इससे, बट जो हाई एंड काम है वो नहीं होंगे, बेसिक काम होंगे। ठीक है ना। तो उसको हम जनरल पर्पस बोलेंगे। एग्जामिनेशन में आपको ये पूछ सकते हैं, इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं। दूसरा रहता है कंप्यूट ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज का मीनिंग क्या होता है? अच्छा, उसमें और अच्छा, उसको ऑप्टिमाइज बोलते हैं। तो कंप्यूट ऑप्टिमाइज मींस आपका डेटा का प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा है, डेटा के प्रोसेसिंग की बहुत ज्यादा काम है आपको, है ना। तो आपको यूज करना पड़ेगा कंप्यूट ऑप्टिमाइज, तो आपका डेटा और अच्छे से प्रोसेस करेगा। दूसरा, तीसरा रहा मेमोरी ऑप्टिमाइज। मेमोरी ऑप्टिमाइज कैसा रहता है कि अगर आपको मेमोरी रिलेटेड ज्यादा काम है, आपका मेमोरी में ज्यादा डेटा जल्दी कॉपी पेस्ट होना चाहिए, आपका डेटा जल्दी अपलोड होना चाहिए, आपका डेटा जल्दी डाउनलोड होना चाहिए, है ना। आपका डेटा जल्दी अपलोड और अपलोड डाउनलोड जल्दी जल्दी होना चाहिए, फटाफट होना चाहिए, है ना। तो आपको यूज करना है मेमोरी ऑप्टिमाइज। तो मेमोरी ऑप्टिमाइज ये आपको दे देगा। दूसरा है स्टोरेज ऑप्टिमाइज। स्टोरेज ऑप्टिमाइज मींस मेमोरी ऑप्टिमाइज जैसा ही है, बट ये स्टोरेज बेसिस पे काम करेगा। मींस क्या? आपको मेमोरी ऑप्टिमाइज से और बेटर फैसिलिटी ये प्रोवाइड करता है। हम इसको डिटेल में देखेंगे। इसमें स्टोरेज कैपेसिटी आप जितना मर्जी चाहो उतना बढ़ा सकते हो, जितना मर्जी चाहे उतना आप बढ़ा सकते हो। मीन सपोज आपको चाहिए 50 TB, तो 50 TB आप स्टोरेज ऑप्टिमाइज से ले सकते हो। तो ये पॉसिबल है।
दूसरा एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग जीपीयू। जीपीयू को बोला जाता है ग्राफिकल प्रोसेसिंग, है ना, यूनिट। तो ग्राफिकल प्रोसेसिंग कहाँ यूज होता है? डेटा साइंस में होता है, मशीन लर्निंग में यूज होता है, इमेज प्रोसेसिंग में यूज होता है, वीडियो प्रोसेसिंग में यूज होता है। तो ये सारी चीजें हैं, ये प्रेजेंट है। अगर आपको पबजी जैसा गेम पबजी गेम सभी खेलते हैं, मैक्सिमम लोग खेलते हैं, है ना। तो ऐसे जो गेम्स है, इस गेम का मुझे ग्राफिक्स के इफेक्ट चाहिए मुझे, है ना। ग्राफिक्स है तो गेम है ना, वो ग्राफिक की वजह से वो गेम इतना पॉपुलर हुआ, नहीं तो पॉपुलर नहीं होता था, है ना। नहीं तो सभी लोग वीडियो गेम खेलते थे, है ना, सिंपल वाले मारियो टाइप। तो आपको ग्राफिक की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। तो ग्राफिकली आपको जो इफेक्ट चाहिए तो ये देगा, ये कौन देगा? एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग ऑप्टिमाइज। लास्ट वाला है हाई मेमोरी। हाई मेमोरी मींस क्या? आपका जो एप्लीकेशन है, आपके एप्लीकेशन में जितनी मेमोरी मर्जी चाहिए उतनी मेमोरी प्रोवाइड करेगा। आपका जो एप्लीकेशन है, मेमोरी बहुत ज्यादा लगती है, कभी कभी कैलकुलेशंस के लिए बहुत ज्यादा पावर लगता है, तो हाई मेमोरी इंस्टेंट आपको वो देगा, ठीक है। तो मेमोरी ऑप्टिमाइज जो है ना, उससे बहुत बेटर होता है हाई मेमोरी वाला। और लास्ट है प्रीवियस जनरेशन। रेड कलर में जो आपको दिख रहा है ना, उसका नाम है प्रीवियस जनरेशन। अब प्रीवियस जनरेशन क्या होता है? तो प्रीवियस जनरेशन मींस क्या? कि जो भी इंस्टेंस पुराने हो चुके हैं, अमेज़न को लगा कि ये इंस्टेंट पुराना हो गया, अभी इसका काम नहीं है, ये चल नहीं रहा ज़्यादा, तो वो इसमें डाल देता है। मीन्स कुछ ऐसे इंस्टेंसेस जो ज़्यादा चल नहीं रहे और वो पुराने हो गए हैं, है ना? क्योंकि डे बाय डे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इवॉल्व हो रही है, राइट? डे बाय टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, रिक्वायरमेंट चेंज हो जा रही है। तो ऐसे कुछ इंस्टेंसेस है जो मेरे ज़्यादा काम में नहीं है, 2021 में ज़्यादा काम के नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, उसको उठाऊँगा और प्रीवियस जनरेशन में डाल दूँगा। तो उसको बोला जाता है प्रीवियस जनरेशन। ऐसा ये वो पूरा होता है। तो अब हम इसको डिटेल में देखेंगे। जनरल पर्पस, पहला है जनरल पर्पस क्या होता है? कम्स विद द बैलेंस मेमोरी। देखो यहाँ पे मैंने बोला था एवरेज में मिलेगा आपको, सभी चीजें एवरेज में मिलेगा। बैलेंस मेमोरी मिलेंगी, सीपीयू मिलेगा फॉर नॉर्मल फंक्शन, जो रोजमर्रा के नॉर्मल फंक्शंस है, सादे सादे कैलकुलेशंस है, थोड़ा बहुत सर्वर का यूज है, ज्यादा कोई हेवी ट्रैफिक नहीं आपकी वेबसाइट पे, तो आप जनरल पर्पस को इस्तेमाल करना सीखो। ज्यादा आपको दूसरा इंस्टेंट लेने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है ना। तो जनरल पर्पस है, जनरल पर्पस का आपको बहुत इस्तेमाल कर सकते हो आप, आपके काम बहुत नॉर्मल है, तो ये सस्ता भी है और ठीक है। कम्स विद द बैलेंस मेमोरी एंड सीपीयू। सीपीयू भी इसमें बैलेंस ही रहेगा, एवरेज ही रहेगा, ज्यादा पावरफुल सीपीयू नहीं मिलेगा, ठीक है। कॉम्प्ले कंप्यूट ऑप्टिमाइज, मोर सीपीयू देन रैम, है ना। मेमोरी ऑप्टिमाइज, मैंने जो बोला था अभी, देखो ना, जनरल पर्पज में आपको एवरेज मिलेगा। कंप्यूट ऑप्टिमाइज दो दूसरा है, कंप्यूट ऑप्टिमाइज में क्या मिलेगा? मोर सीपीयू मिलेंगे, बहुत ज्यादा प्रोसेसर मिलेंगे, बहुत ज्यादा रैम मिलेंगी। मेमोरी ऑप्टिमाइज में आपको रैम बहुत ज्यादा मिलेंगी, जो मैंने पहले डिस्कस किया था, है ना। एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग, ग्राफिक्स मिलेंगे आपको फॉर गेमिंग, 3D एप्लीकेशन। स्टोरेज ऑप्टिमाइज में लो लेटेंसी मिलेंगी, है ना। लो लेटेंसी मींस आपका डेटा फास्ट, आपको तुरंत सर्विस चाहिए, आपने क्लिक किया कि आपका डेटा आपके सामने आना चाहिए, तुरंत क्लिक किया कि आपका डेटा अपलोड होना चाहिए, है ना। आपको स्पीड बहुत ज्यादा चाहिए, ऐसा लैगिंग नहीं चाहिए आपको। वीडियो स्ट्रीमिंग भी ऐसी लाइव चाहिए, मिली सेकंड का भी डिले नहीं होना चाहिए, बहुत कम डिले। तो स्टोरेज ऑप्टिमाइज बेस्ट है आपके लिए। हाई मेमोरी ऑप्टिमाइज, जैसे मैंने बोला था, मेमोरी ऑप्टिमाइज और हाई मेमोरी ऑप्टिमाइज में फर्क क्या है? यहाँ पे हाई मेमोरी है और इसमें नाइट्रो सिस्टम है। नाइट्रो सिस्टम इज अ टाइप ऑफ हाइपरवाइजर विच इज मोर पावरफुल नाउअडेज। ये सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। सैटेलाइट लॉन्चिंग पता है फ्रेंड आपको? सैटेलाइट का इसरो जो लॉन्चिंग करता है, इसरो जो सैटेलाइट का लॉन्चिंग करता है ना, तो उसके जो कैलकुलेशन रहते हैं वो माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड में कैलकुलेशन रहते हैं। तो आपको वो बहुत ही इफिशिएंटली कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये पूरा जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन कौन करता है पता है आपको? ये क्लाउड ही करता है, क्लाउड सर्विस ही ये करता है। इसरो भी इस क्लाउड सर्विस का यूज करता है फ्रेंड्स। उनके खुद के सर्वर नहीं है, ये सर्वर उस सैटेलाइट के ऊपर ध्यान देते हैं और 24/7 अवेलेबल रहते हैं। तो वो पूरा काम ये हाई मेमोरी ऑप्टिमाइज इंस्टेंस करता है। मीन्स वो कैलकुलेशन, उसके जो स्टेजेस रहती है सैटेलाइट लॉन्चिंग की, तो ये पूरी स्टेजेस का काम संभालता है
AWS मीन्स जो भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडिंग है वो। तो इसमें का सबसे पावरफुल सिस्टम है नेट्रो सिस्टम। हम आगे देखेंगे इसको और डिटेल में। डिफरेंस बिटवीन मेमोरी ऑप्टिमाइज एंड हाई मेमोरी ऑप्टिमाइज इज, मैंने लिखा है कुछ। हाई मेमोरी ऑप्टिमाइज रन्स ऑन अ नाइट्रो सिस्टम। नाइट्रो सिस्टम इज अ काइंड ऑफ हाइपरवाइजर, बोला था मैंने जैसे, विच टेक अ लो लेटेंसी, बहुत ही कम टाइम लेगा, बहुत ही कम डिले लेगा, improves ओवरऑल थ्रूपुट। और थ्रूपुट मीन्स क्या होता है? थ्रूपुट मीन्स होता है इफिशियंसी। इट इज जस्ट लाइक अ इफिशियंसी, आपका इफिशियंसी बढ़ा देता है। आपका जो सर्वर है उसका इफिशियंसी बहुत इजाफा कर देता है ये, है ना। तो ये है मेमोरी ऑप्टिमाइज एंड हाई मेमोरी ऑप्टिमाइज का डिफरेंस, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। हाइपरवाइजर रहता है, हाइपरवाइजर से और तगड़ा हो जाता है वो, ठीक है। तो ये नेट्रो हाइपरवाइजर एक स्पेशल काइंड का एक हाइपरवाइजर रहता है। तो एग्जामिनेशन में आपको पूछा जा सकता है ये सवाल, तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यहां से, जनरल पर्पस क्या होता है। तो जनरल पर्पस इंस्टेंस, मैं आपको इसका डेमो भी दूंगा, अगर टाइम परमिट्स मी आई विल शो द डेमो आल्सो, राइट। तो जनरल पर्पस इंस्टेंस जो रहता है, balance of compute memory networking resources can be used for a various workloads, मैंने जैसे आपको बताया था। you will get everything in balance, no more no less, ज्यादा भी नहीं मिलेगा, कम भी नहीं मिलेगा, बैलेंस मिल जाएगा बिल्कुल, है ना। तो इसमें फ्रेंड्स कितनी सीरीज है? 3 सीरीज है। ये सीरीज है, ये जनरल पर्पस की सीरीज है, उसमें भी कम ज्यादा है ना। ये सीरीज है, उसका A1 नाम है, A1 नाम आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। M सीरीज है तो इसमें M4 M5, है ना, M5A M5AD M5D, ये सीरीज है। इसमें T सीरीज है, T2 T3 T3A, ये सीरीज है फ्रेंड्स। और इंस्टेंसेस अवेलेबल इन 4 साइजेस, नैनो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। अब जनरल पर्पस में भी आपको जो फैसिलिटी है इसमें भी डिवाइड है। इसमें का सबसे बड़ा पावरफुल वाला भी है, इसमें मीडियम वाला भी है, इसमें स्मॉल वाला भी है, और इसमें नैनो साइज वाला भी है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट साइज के आपको इंस्टेंसेस मिलेंगे। इंस्टेंसेस मीन्स क्या? जो कैलकुलेशन, जो कंप्यूटेशन, जो प्रोसेसिंग करने की फैसिलिटी कैसे मिलेंगी? लार्ज मिलेंगी, मीडियम मिलेंगी, स्मॉल मिलेंगी, नैनो मिलेंगी, ये मेरा कहना है। तो ये 4 साइज में आता है। तो आपको कौन कौन सी सीरीज ध्यान में रखना है, इसमें जहन में रखना है आपके? ए सीरीज, एम सीरीज। एम सीरीज में कितना है? M4 M5 M5A, मैं आपको बताऊंगा। ये टी सीरीज है, इसमें T2 T3 T3A, ये सारी सीरीज प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे A1 इंस्टेंट दिया है। A1 क्या होता है? इसमें कि ए सीरीज में A1 है। A1 इंस्टेंस आर आइडियली सुटेड फॉर स्केल आउट वर्कलोड दैट आर सपोर्टेड बाय आर्म इकोसिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम पता है सभी को, आर्म, आर्म जो है ना। तो आर्म के इसमें यूज होता है। दिस इंस्टेंसेस आर वेल सुटेड फॉर फॉलोइंग एप्लीकेशन। वेब सर्वर, वेब सर्विसेस आपको प्रोवाइड करनी है, वेब सर्वर चाहिए, इसके लिए इसका यूज होता है। उसके बाद कंटेनराइज माइक्रो सर्विसेज, कुबरनेट, डॉकर, ये जो है ना, ये डेवऑप्स का पार्ट है, ये अपना इंटरेस्ट का पार्ट नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कौन कौन सी ये है ना, ये अपना रीजन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। कुबरनेट एंड डॉकर ये डेवऑप्स का पार्ट है, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस, ये आपके काम का नहीं है। कैचिंग फ्लीट्स, EC2 फ्लीट्स, distributed data stores, right? application that requires ARM instruction set, है ना। ARM instruction set मीन्स ARM जो है एम्बेडेड सिस्टम है, उसके लिए जो आपको लगेगा, IoT की सर्विस है। तो A1 इंस्टेंस आपको बता देगा, मीन्स आपको सभी चीजें एवरेज मिल जाएंगी यहाँ पे A1 इंस्टेंट। अब कैचे क्या होता है? कैचे बोला ना यहाँ पे मैंने, कैचे, कैचिंग फ्लीट्स। कैचे मीन्स क्या? कैचे इज अ हाई स्पीड डेटा स्टोर लेयर which stores a subset of data typically transit in nature so that future required request for that data served up faster। ये मेमोरी में स्टोर होता है। अगर आपको जो डेटा बार बार एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल कुछ डेटा जो रहता है ना, मुझे बार बार एक्सेस करना पड़ता है, तो डेटा बार बार एक्सेस करने से अच्छा वो डेटा को ऐसा मेमोरी के ऊपर के लेयर में रखा जाता, सो दैट उसको आप बहुत बार इस्तेमाल करोगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में आपको पीने के लिए पानी चाहिए, तो आपके घर के पास कुआं है, तो आप बार बार कुएं का पानी निकाल के पिए होंगे क्या? नहीं पिए होंगे ना। आप क्या लोगे? आपके लिए कुछ पॉट रहेगा, उस पॉट में पानी रखोगे, वाटर को रखोगे, और आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार पियोगे, तो फास्ट होगा ना प्रोसेस।
आप कुएं में नहीं जाओगे हर एक बार पानी पीने के लिए, नहीं जाओगे ना। आप क्या करोगे, उस पानी को सेपरेटली लाओ, निकालोगे, इस्तेमाल करोगे। ऐसे ही कुछ कैचे होता है। जो डेटा मुझे बार बार चाहिए ना, उसको मैं मेमोरी के ऊपर के लेयर में रखता हूं, उसको कैचेइंग लेयर बोला जाता है फ्रेंड्स। तो इसको कैचे बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये सारी फैसिलिटी इसमें प्रेजेंट है, ये वन। बट ये इतना फास्ट नहीं है फिर भी। दूसरा है एम इंस्टेंस, M4 M5 में मैथमेटिक्स 4 नहीं है। ठीक है, M4 M5 मोस्टली यूज, ये येलो कलर में जो दिख रहा है ना आपको, ज्यादातर यूज होता है ये। मैं बताऊंगा एक्चुअली कैसे इसको सिलेक्ट किया जाता है, इसी लेक्चर में बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा। M4, द न्यू M4 इंस्टर फीचर्स अ कस्टम इंटेल Xenon E5 2676 V3 Haswell, ये इसमें का प्रोसेसर है, प्रोसेसर ऑप्टिमाइज स्पेशलिटी फॉर EC2। ये फीचर है, ये इंटेल का प्रोसेसर यूज होता है इसमें। इसमें वर्चुअल सीपीयू कितने रहता है ना। सीपीयू कितने हैं इसमें, सीपीयू क्या होता है, हार्ट होता है, कैलकुलेशन करने के लिए हार्ट होता है। जैसे आपके मोबाइल में सीपीयू का इस्तेमाल होता है ना, वैसे ये वर्चुअल सीपीयू है। तो 2 से 40 तक सीपीयू अवेलेबल है। देखो फ्रेंड, रैम कितनी है, 8 GB से लेके 8 GB से लेके 160 GB तक आपको रैम मुहैया किया जाता है। 8 GB से लेके 160 GB तक आपको रैम को मुहैया किया जाता है। इंस्टेंट स्टोरेज, इंस्टेंट कौन सा स्टोरेज, ईबीएस ओनली फॉर रूट वॉल्यूम, है ना। एक्सप्लेन ऑन नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन किया है। अब रूट वॉल्यूम क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा आपको। आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम, रूट वॉल्यूम क्या है, तो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पे भी इंस्टॉल रहती है उसको रूट वॉल्यूम बोला जाता है। सी ड्राइव पता है सभी को, सी ड्राइव पता है विंडोज 7 का, यस और नो, मुझे कॉमनली बताओ। विंडोज 7 का सी ड्राइव, विंडोज 10 का सी ड्राइव पता है सभी को, पता है कि नहीं पता है फ्रेंड्स, आर यू लिसनिंग टू मी? सभी को सी ड्राइव पता है, यस और नो? यस सर। हाँ, तो सी ड्राइव को हम रूट वॉल्यूम बोलते हैं। जहां पे आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड रहती है उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है उसको, उसको रूट वॉल्यूम बोला जाता है ना। तो ये हो गए रूट वॉल्यूम के बारे में फ्रेंड। देखो, एन ईबीएस वॉल्यूम कैन बी अप टू 16 TB इन साइज। ईबीएस इलेक्ट्रिक ब्लॉक स्टोरेज कितना रह सकता है, 16 TB, 16 TB का रह सकता है। ईबीएस वॉल्यूम आर लाइक अ वर्चुअल हार्ड डिस्क दैट आर अटैच टू द सर्वर फॉर स्टोरेज। ये EC2 इंस्टेंट है, मीन्स आपका जो M सीरीज है, ये सीरीज है, इसमें प्रोसेसर है। और ये 6 GB जो है ये इस्तेमाल किया है मैंने, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, ये रूट वॉल्यूम है आपका। सो बाय डिफॉल्ट Amazon EC2 इंस्टेंस टेक्स ईबीएस वॉल्यूम एज अ रूट वॉल्यूम। ये इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज है ना, ये स्टोरेज है, स्टोरेज वॉल्यूम मीन्स क्या, मेमोरी। ये मेमोरी लेता है, ये मेमोरी से अटैच रहता है ना। जो प्रोसेसर है किसके साथ अटैच रहता है, मेमोरी के साथ। और ये AWS है ये पूरा, है ना। तो ऐसा होता है ईबीएस वॉल्यूम। अब बाकी के इंस्टेंट्स है M5, M5A, M5AD, M5D। These instances provide an ideal cloud infra. Infra means infrastructure, offering a balance of compute, आपको कंप्यूटिंग बैलेंस देगा ये, नेटवर्किंग रिसोर्सेस, ब्रॉड रेंजेस ऑफ एप्लीकेशन। अब ये M5 ये कहाँ यूज होता है, तो गेमिंग सर्वर में यूज होता है। जो आप गेम खेलते हो ना, डिफरेंट डिफरेंट सिंपल लाइट वेट गेम, बहुत बड़े पावरफुल गेम नहीं, लाइट वेट गेम। ठीक है, वेब सर्वर, स्मॉल एंड मीडियम डेटाबेसेस, vCPU मिलते हैं आपको 2 से लेके 96 तक मिलते हैं। सीपीयू देखो अपने लैपटॉप में कितने सीपीयू रहते हैं, 4 सीपीयू तक, 5 सीपीयू तक रहते हैं। यहाँ पे कितने मिलेंगे आपको, 2 से लेके 96 तक मिलेंगे। रैम आपको कितने मिलेंगे फ्रेंड, 384, 8 GB से लेके 384 तक आपको रैम मिलेंगी, है ना। इंस्टेंट स्टोरेज कौन सा है, ईबीएस एंड एनवीएमई, ये भी एक स्पेशल काइंड ऑफ रैम होती है, ये भी आपको मिलेगा। एसएसडी, सॉलिड स्टेट डिवाइस, है ना। तो फास्ट होता है सॉलिड स्टेट डिवाइस, है ना, सिलिकॉन मेमोरी रहती है तो फास्ट होता है। फॉर मोर थ्रूपुट, थ्रूपुट मीन ज्यादा इफिशियंसी, फॉर मोर थ्रूपुट मीन्स ज्यादा इफिशियंसी, मोर बैंडविड्थ इज रिक्वायर्ड। इफ वी नीड एमवीएमई वी विल गेट अप टू 25 Gbps। मीन्स इसका मीनिंग ये हुआ
कि आपने अगर एनवीएमई का यूज किया, एसएसडी का यूज किया, तो आपको जो आपके सर्वर को जो इंटरनेट की स्पीड है वो कितनी मिलेंगी पता है फ्रेंड? 25 जीबीपीएस तक मिलेंगी, गीगाबाइट पर सेकंड। आप सोचो कितना पावरफुल होगा, यानी एनवीएमई एसएसडी मींस एनवीएमई एसएसडी में आपने डेटा ट्रांसफर किया तो कितने स्पीड से होगा ट्रांसफर पता है आपको? 25 जीबीपीएस। आपने पेन ड्राइव से आपने कभी आपके पीसी में डेटा ट्रांसफर करके देखा है? कितने स्पीड से ट्रांसफर होता है? 50-60 एमबीपीएस तक होता है। मेरे तो पीसी में 25 एमबीपीएस तक होता है। बट अगर आपने एनवीएमई हार्ड डिस्क लगाई और सपोज आपने वो किया, वो कमर्शियल अवेलेबल नहीं है बट आपने किया ऐसे कुछ जुगाड़ जमाया, तो आपको स्पीड कितनी मिलेंगी पता है फ्रेंड? 25 जीबीपीएस तक आपको स्पीड मिल सकती है, राइट? डेटा ट्रांसफर की स्पीड। अब टी सीरीज का पार्ट है। टी सीरीज क्या होती है? दीज इंस्टेंसेस प्रोवाइड अ बेसलाइन लेवल। बेसलाइन लेवल मींस एक एवरेज से थोड़ा कम ही, एक बेसलाइन ठीक ठाक लेवल का परफॉर्मेंस मिलता है, ठीक ठाक लेवल का परफॉर्मेंस मिलता है। देखो यहाँ पे बोला है मैंने, वैसे दीज इंस्टेंसेस प्रोवाइड अ बेसलाइन लेवल ऑफ सीपीयू परफॉर्मेंस विथ एबिलिटी टू बस्ट, है ना, टू हायर लेवल व्हेन रिक्वायर्ड बाय योर वर्कलोड। हाँ, एन अनलिमिटेड इंस्टेंस कैन सस्टेन मींस, देखो यहाँ पे मैंने सीपीयू परफॉर्मेंस देखा कितना बोला यहाँ पे, 5 to 40%। मींस आपका जो सीपीयू है ना, आपका सीपीयू का जो परफॉर्मेंस है वो आपको मिलेगा 5 से लेके 40% तक, इसके ऊपर नहीं जाएगा। आपका जो सीपीयू है उसका 100% आप कभी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे टी सीरीज में। टी सीरीज आपने सिलेक्ट किया ना, तो आप जो सीपीयू है उसका 40% तक ज्यादा से ज्यादा यूज कर पाओगे। दूसरा सेंटेंस है, अनलिमिटेड इंस्टेंस कैन सस्टेन हाई सीपीयू परफॉर्मेंस फॉर एनी पीरियड ऑफ टाइम व्हेन एवर रिक्वायर्ड। तो आपको मिलेगा 5 जीबीपीएस का स्पीड मिलेगा, बेसिक रैम मिलेंगी, है ना, बेसिक सीपीयू मिलेगा, बेसिक नेटवर्क मिलेगा, अनलिमिटेड इंस्टेंसेस मिल सकते हैं, है ना, अनलिमिटेड बट ये बेसिक रहेगा, राइट। कहाँ पे यूज होता है? वेबसाइट, वेब एप्स, कोड रिपोजिटरीज, डेवलपमेंट, बिल्ड, टेस्टिंग करना है मुझे, कोड कोड पे थोड़ा काम करना है, रन करना है, वेबसाइट का थोड़ा मुझे टेस्टिंग करना है, वेब एप्स का टेस्टिंग करना है, इसके लिए मैं ये टी सीरीज का इस्तेमाल करूंगा। वैसे मैं ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता हूँ, जो कंपनीज है वो टी सीरीज को इस्तेमाल नहीं करती है, वो तो बहुत ज्यादा हायर सीरीज देखती है, ठीक है। तो ये हमारे लिए है, इसके चार्जेस भी नहीं है, बेसिक है, फ्री है। जब अमेजॉन अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं मैं बताऊंगा, तो मैं डेफिनेटली आपको टी सीरीज कैसा होता है ये भी बताऊंगा। तो फिलहाल इतना, ठीक है, ध्यान में रखो। दूसरा होता है कंप्यूट ऑप्टिमाइज इंस्टेंसेस। अब ये फ्रेंड्स कंप्यूट ऑप्टिमाइज इंस्टेंसेस जो होता है ना, तो ये क्या होता है? हियर यू कैन डू मल्टीपल प्रोसेसिंग फ्रॉम द मशीन। आप मशीन का इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग कर सकते हो। बोला ही है यहाँ पे कंप्यूट ऑप्टिमाइज। कंप्यूट कंप्यूट मीन्स कुछ प्रोसेस करना, कुछ कैलकुलेशंस करना। ऑप्टिमाइज मीन्स क्या? बेटर करना, बेटर वे से करना। और इंस्टेंसेस, तो ये सारी चीजें मुझे करनी है, तो जो इंस्टेंट है उसको बोला कंप्यूट ऑप्टिमाइज इंस्टेंट। हियर यू कैन डू मल्टीपल प्रोसेसिंग फ्रॉम द मशीन, बैच प्रोसेसिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग और बैच प्रोसेसिंग क्या होते हैं कि आपके मशीन में आप जो आपके कोड है वो साइमल्टेनियसली रन कर सकते हो। मीन्स कंटिन्यूअस आपकी मशीन रन होती रहेंगी। मीन्स एक प्रोग्राम है आपकी मशीन में, 10 प्रोग्राम है फॉर एग्जांपल, और 10 के 10 प्रोग्राम आपको एक ही एट अ वन टाइम आपको क्या करने हैं? प्रोसेस करने, मीन स्टार्ट करने हैं, रन करने हैं। 10 प्रोग्राम लिखे आपने, फॉर एग्जांपल पाइथन के 10 प्रोग्राम लिखे, 10 प्रोग्राम एट ए टाइम रन होने चाहिए, तो इसको बोला जाता है पैरेलल प्रोसेसिंग और बैच प्रोसेसिंग। तो ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? कंप्यूट ऑप्टिमाइज इंस्टेंस का इस्तेमाल करके ये पॉसिबल है, तो आप कर सकते हो। तो इट इज कॉल्ड एज कंप्यूट ऑप्टिमाइज, एंड दीज इंस्टेंसेस आर चीपर देन अदर इंस्टेंसेस। ये सस्ते भी होते हैं, है ना। Compute optimized instances are ideal for compute broad applications that benefit from high performance processors, है ना। Within 1 minute 100 output is possible. Means for example आपको कुछ ऑनलाइन काम करना है, आपके 100 कस्टमर है ना, और सभी ऐसे टाइम पे आए कि उनको इंस्टेंटली सर्विस मुझे देनी है। 100 कस्टमर है, तो 100 कस्टमर आए, फॉर एग्जांपल 10 बजे ऑनलाइन है, उसको 10 बजे ऑनलाइन
100 सर्विस इमीडिएटली देना है 100 कस्टमर को, तो ये दे सकेंगे। अगर आपने ये यूज किया तो ये पॉसिबल है। यूज इन अ बैंक एप्लीकेशन टू हैंडल लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर, मैंने जैसे बोला बैंक एप्लीकेशन जो आप यूज करते हो, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, तो इसमें आप जब इस्तेमाल करते हो ना फ्रेंड, तो कितने सारे लोग, नंबर ऑफ लोग ऑनलाइन रहते एक सेकंड में, है ना, रहते हैं कि नहीं रहते हैं, तो सभी को सर्विस देनी है मुझे। सभी लोग फोन पे यूज करते हैं, गूगल पे यूज करते हैं, तो एक सेकंड में कितने सारे लोग आते हैं, तो हमको ऐसा कुछ लगता है क्या? कुछ भी नहीं लगता है। हमारा डेटा जल्दी, मीन्स हमारे पैसे जल्दी ट्रांसफर हो जाते हैं। हमको ऐसा थोड़ा डिले लगता है, बट आपको सर्विस मिलती है, इफिशिएंट सर्विस मिलती है कि नहीं मिलती है? डेफिनेटली मिलती है। तो इसके वजह से मिलती है कंप्यूट ऑप्टिमाइज इंस्टेंस। तो ये एक है, इसमें सीरीज है C4, C5, C5N। कंप्यूट ऑप्टिमाइज, सी स्टैंड्स फॉर सी सीरीज, तो C4 है इसमें, C5 है, C5N है। C3 जो है ना, ये प्रीवियस जनरेशन है, ये पुराना हो चुका था, तो इसको क्या किया, जो प्रीवियस जनरेशन इंस्टेंसेस है, मैंने बताया था ना आपको, उसमें उसने ट्रांसफर कर दिया। जो इंस्टेंट अपडेट हुआ तो उसको आगे चलाते हैं, जो इंस्टेंट काम का नहीं है, आउटडेटेड हो गया, तो उसको प्रीवियस जनरेशन में डाल दिया जाता है। तो C3 इज प्रीवियस जनरेशन। ये बाकी के जो है ना, C4, C5, ये एडवांस है पूरे, और चीपर है 25% देन C3। तो मैं C3 का यूज नहीं करूंगा ना, क्योंकि ऑलरेडी 25% चीपर है, सस्ते है, तो मैं नहीं यूज करूंगा। तो ये हो गया। C4 instances are optimized for compute intensive workloads and deliver very cost effective high performance at a low price per compute ratio। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था, बैच प्रोसेसिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। बैच प्रोसेसिंग मींस पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग के एग्जांपल कौन से है फ्रेंड? बैंक एप्लीकेशन है, उसके बाद सैटेलाइट का लॉन्चिंग है। जब सैटेलाइट का लॉन्चिंग होता है ना फ्रेंड, तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन, नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग साइमल्टेनियसली रन होती रहती है, तो उसको बोला जाता है पैरेलल प्रोसेसिंग, है ना। पैरेलल प्रोसेसिंग, आप सभी लोग देखो, सभी लोग मूवी देखते हो कि नहीं देखते हो? सभी लोग मूवी देखते हो। मूवी में आपको बहुत सारे इफेक्ट दिखते हैं। मूवी में आप गाना देख रहे हो, तो गाने में आपको देखता बारिश हो रही है ना। उसके बाद आपको दिखाया जाता है कि वो गाना भी गा रहा है ना। उसके बाद आपको दिखता है कि आ, आ, वो पूरा सीन, वो सीन दिखता है, बर्फबारी भी हो रही है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट आपको दिखते हैं। तो हर एक इफेक्ट के लिए एक प्रोग्राम काम करता है, हर एक इफेक्ट के लिए एक प्रोग्राम काम करता है, तो सभी प्रोग्राम साइमल्टेनियसली काम करते हैं, इसीलिए आपको इफेक्ट दिखते हैं। आपको लगता है क्या जबरदस्त मूवी है। जैसा आप पबजी गेम खेलते हो, तो पबजी में आपको सारी चीजें, सारी हरकतें आपको एक साथ दिखाई देती है कि डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है, ग्राफिकली दिखाई दिखाई देता है। तो क्या है, ये पैरेलल प्रोसेसिंग है, मींस नंबर ऑफ प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल है, और उसका कंबाइन इफेक्ट आपको आपके स्क्रीन पे दिखता है फ्रेंड। तो इसके लिए यूज होता है, तो फॉर बैच प्रोसेसिंग, है ना। तो ये है ये। C4 में देखो, C4 में क्या है, C4 में 2 से लेके 36 तक सीपीयू है, बट ये पावरफुल रहते हैं। रैम आपको मिल जाएंगी 3.75 टू 60 जीबी तक रैम मिलेंगी। स्टोरेज, ये रैम भी बहुत पावरफुल रहती है, एनवीएमईएस रहती है ये। स्टोरेज आपको ईबीएस मिलता है। नेटवर्क बैंडविड्थ आपको 10 जीबीपीएस मिलता है। यूज केसेस, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? वेबसाइट, वेब एप्स, बैच प्रोसेसिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग। गेमिंग में यूज होता है, और वीडियो इनकोडिंग में यूज होता है। आपको डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, व्हाट्सएप का कॉल है सब फॉर एग्जांपल, तो इसमें वीडियो का इनकोडिंग होगा ना, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड पे, तो आपका डेटा जो ट्रांसफर होगा, तो इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया। C5 इंस्टेंसेस भी ऐसे ही है, इसमें 2 से लेकर 72 तक, है ना, सीपीयू प्रोवाइड किए जाते हैं। रैम इसकी 4 जीबी से लेके 194 जीबी तक रहती है। नेटवर्क की बैंडविड्थ अप टू 25 जीबीपीएस रहती है। इंस्टेंट देखो, एमवीएमई एसएसडी रहती है, तो इससे बहुत फास्ट हो गए ये। सॉलिड स्टेट है ना डिवाइस, एसएसडी मेमोरी रहती है, तो बहुत फास्ट हो जाता है। बैंडविड्थ 10 एमबीपीएस का बैंड रहता है। स्पीड आपको कितनी मिलती है? 25 जीबीपीएस तक स्पीड मिलती है। तो यहाँ पे नोट दिया है, C5 सपोर्ट मैक्सिमम 25 ईबीएस वॉल्यूम, वन रूट वॉल्यूम इज अ वॉल्यूम, 24 इज रेस्ट वॉल्यूम। एक इसमें देखो फ्रेंड, 25 जीबी का जो स्टोरेज है, 25 जीबी का जो स्टोरेज है,
उसमें का 1 GB का यूज रूट वॉल्यूम जैसे होगा और बाकी 25 एज ए रेस्ट ऑफ द वॉल्यूम होगा। जैसे आपका सी ड्राइव है ना, सी ड्राइव में जो आपको दिखता है 10 GB यूज, वो क्या रहता है आपका रूट वॉल्यूम रहता है। बाकी जो फ्री रहता है वो आपका रेस्ट वॉल्यूम रहता है, मीन्स बाकी आप यूज कर सकते हो, राइट। सभी को पता है ना। हम जब विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं, सी ड्राइव पे जब जाते हैं तो आपको दिखाई देता है 8 GB यूज, 10 GB यूज, वो क्या रहता है रूट वॉल्यूम रहता है। बाकी आपको खाली स्पेस दिखती है तो वो रहता है रेस्ट वॉल्यूम, है ना। तो ये पूरा इसका है। तीसरा अपना इंस्टेंस है वो है मेमोरी ऑप्टिमाइज इंस्टेंस। कौन सा है अपना? मेमोरी ऑप्टिमाइज इंस्टेंस है। अब इसमें क्या रहती है, 3 सीरीज है इसमें। अब मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, 3 सीरीज है ना। आर सीरीज है, एक्स सीरीज है, जेड सीरीज है। अब एक्स सीरीज ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है ना। हमारे आम इंसान की बात नहीं है इसको परचेस करना, है ना। ये कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनी है, इनके बड़े बड़े ऑपरेशन है, इसके लिए यूज होती है। और फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मजे की बात ऐसी बता सकता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपने AWS का अकाउंट लिया ऑनलाइन और आपने फॉर एग्जाम्पल गलती से एक्स सीरीज पे क्लिक किया और आपने कुछ मशीन चलाई, वर्चुअल मशीन है, विंडोज सर्वर चलाया, तो पता है आपका बिल कैसे बनेगा फ्रेंड? आपका बिल बनेगा घंटों के हिसाब से। 1 घंटे मीन्स लिनक्स का होगा तो घंटे के हिसाब से बनेगा, सेकंड के हिसाब से बनेगा। विंडोज का होगा तो घंटे के हिसाब से बनेगा। चार्जेस कितने हैं पता है आपको 1 घंटे के? 1 घंटे के चार्जेस $30, $40 ऐसे चार्जेस है। और गलती से आपका चालू रहा ना तो आप समझ लो कि आपका मीन्स आपके ऊपर कोर्ट केस ही डाल देंगे वो AWS वाले, अगर आपने पे नहीं किया तो पैसा। तो बहुत ज्यादा प्रिकॉशन से यूज करना पड़ता है ये अकाउंट। ऐसे नहीं आपने अकाउंट बना लिया और कैसे भी इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, नहीं। आपको बहुत ज्यादा केयर लेनी पड़ती है। ऐसे आपने कोई भी इंस्टेंस सिलेक्ट कर लिया, एक्सपेरिमेंट करके देखा, आपका बिल पता है ना लोगों को लाखों में बिल आ चुके हैं, है ना। तो उसकी रिकवरी की जाती है फिर। तो बहुत ज्यादा केयरफुली इसको हैंडल करना पड़ता है ना। जब आप इंजीनियर एज ए इंजीनियर कंपनी के लिए काम करोगे तो आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएंगी। कंपनी में आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएंगी कि आपको ये करना है, ये कॉन्फ़िगर करना है। तो आपको बहुत ज्यादा समझ के क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को समझ के इसको यूज करना है आपको। ये जो मैं बता रहा हूँ ये चीजें को, ठीक है। तो मैं इसको आपको बेसिक लेवल पे बताऊंगा कैसे इस्तेमाल होता है, मैं बताऊंगा आपको, तो क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल हम गौर करते हैं टॉपिक के ऊपर, मेमोरी ऑप्टिमाइज कंटेंट्स। मेमोरी ऑप्टिमाइज में 3 सीरीज है, आर सीरीज, एक्स सीरीज, जेड सीरीज। लेस कॉस्ट छोटे एप्लीकेशन के लिए, जैसे मैंने ऑलरेडी लिखा है। एक्स सीरीज बड़े एप्लीकेशन के लिए। आर सीरीज ये भी एक सीरीज है, ये भी इस्तेमाल हो सकती है छोटे बड़े एप्लीकेशन के लिए। मेमोरी ऑप्टिमाइज इंस्टेंसेस आर डिजाइन टू डिलीवर फास्ट परफॉर्मेंस फॉर द वर्कलोड दैट, यहाँ पे क्या लिखा है, दैट प्रोसेसेस लार्ज डेटा सेट्स इन मेमोरी। जो बहुत बड़ा डेटा है, बिग डेटा जो है ना आपका, बिग डेटा पता है ना आपको, बिग डेटा। तो आजकल बिग डेटा का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, ये डेटा को मुझे प्रोसेस करना है, तो इसके लिए मेमोरी ऑप्टिमाइज ही यूज होता है। तो अब मेमोरी ऑप्टिमाइज में जो भी सीरीज है उसका कंपैरिजन मैंने दिया है यहाँ पे, है ना। आर सीरीज दे दिया, एक्स सीरीज दिया है और Z1 सीरीज दिया है ना। जेड जेड सीरीज दिया है, आर सीरीज, एक्स सीरीज एंड जेड सीरीज। अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने कंपैरिजन किया है। हाई परफॉर्मेंस, रिलेशनल, माई एसक्यूएल, नो एसक्यूएल, मंगोडीबी पता है आपको, मंगोडीबी, उसके बाद कैसेंड्रा, उसके बाद डायनामो डीबी। इसको नो एसक्यूएल डेटाबेसेस बोला जाता है। तो डेटाबेस मींस क्या? तो आपका ऐसा लोकेशन जहां आपके डेटा स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, ये जो है ना ये डेटाबेस में स्टोर होता है, उसको डेटाबेस बोला जाता है। तो हाई परफॉर्मेंस देता है ये डेटाबेस के लिए। डिस्ट्रीब्यूटेड वेब स्केल कैचे स्टोर्स दैट प्रोवाइड इन मेमोरी कैचिंग की वैल्यू डेटा टाइप, है ना। तो ये एक डेटा टाइप का पार्ट है, अपना स्कोप के लिए ये नहीं है ना, अपने स्कोप में नहीं है, ठीक है। यूज इन अ फाइनेंशियल सर्विसेज, हडूप, हडूप नाम सुना होगा आपने। इसमें आपको मिल जाता है, ये जो सीरीज है ये पूरी, इसमें आपको मिल जाता है वर्चुअल सीपीयू आपको 2 से लेके 96 तक मिलते हैं। और रैम आपको मिलती है, देखो फ्रेंड कितनी मिलती है, 16 GB से, 16 GB से लेके 768 GB तक। कितनी ज्यादा हो गई ये रैम, 16 GB से लेके, है ना, 768 GB तक आपको रैम मिलती है।
इंस्टेंट स्टोरेज ईबीएस रहता है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज रहता है, एनवीएमई एसएसडी रहता है। दूसरा कंपैरिजन एक्स सीरीज देखो, एक्स सीरीज X1 X1E इसमें क्या है, वेल सुटेड फॉर हाई परफॉर्मेंस डेटाबेस, मेमोरी इंटेंसिव। हाई परफॉर्मेंस डेटाबेस मींस क्या, कि आपका डेटाबेस इतना तगड़ा रहना चाहिए कि बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस, जल्दी जल्दी उसके प्रोसेसिंग होनी चाहिए, डेटा जल्दी स्टोर होना चाहिए, जल्दी पुल एंड पुश ऑपरेशन बोला जाता है उसको। डेटाबेस में से कुछ निकालना उसको पुल बोला जाता है, डेटाबेस में कुछ रखना उसको बोला जाता है पुश बोला जाता है ना। तो ये ऑपरेशन बहुत, अगर मुझे ज्यादा फास्ट चाहिए ना, बहुत ज्यादा फास्ट चाहिए ना, तो इसके लिए एक्स सीरीज इस्तेमाल करना बेटर रहेगा, है ना। तो आर सीरीज एक्स सीरीज उसमें डिफरेंट टाइप्स है। इसमें सीपीयू कितने मिलते हैं, इसमें सीपीयू 4 से लेके 128 तक मिलते हैं। आर से ज्यादा मिलते हैं, आर सीरीज से ज्यादा है इसमें, 4 से लेके 120। रैम कितनी है, 122 जीबी से लेके, देखो गौर से देखो, 3904 जीबी तक रैम अवेलेबल है। 3904 जीबी की रैम अवेलेबल है यहाँ पे मैक्सिमम। और इंस्टेंट स्टोरेज एसएसडी है, मींस एसएसडी टाइप की मेमोरी है इसकी, बहुत ही फास्ट है, ये काफी फास्ट एक्सपीरियंस देगा। मैंने नीचे क्या लिखा है फ्रेंड बताए, इसरो, नासा लिखा है ना, कुछ दिख रहा है आपको। तो ये लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, एक्स सीरीज का इस्तेमाल ये लोग करते हैं, बहुत ही फास्ट होता है ये। और फिर है जेड सीरीज, हाई फ्रीक्वेंसी, है ना, डिलीवर द सस्टेनेबल ऑल कोर फ्रीक्वेंसी अप टू 40 गीगाहर्ट्ज। हम जो हमारे लैपटॉप में यूज करते हैं उसका कैपेसिटी कितना होता है, 2.6 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज तक रहते हैं। यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी कितनी मिलने वाली है फ्रेंड, 40 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिलने वाली है। मीन्स आप समझो कि आपके ऑपरेशन कितने फास्ट होंगे, फास्टेस्ट ऑफ एनी क्लाउड इंटरफेसेस। इसमें नाइट्रो सिस्टम होती है, ये बहुत ज्यादा फास्ट रहती है। जेनॉन प्रोसेसर है, 1.8 टीबी ऑफ इंस्टेंट स्टोरेज है, मीन्स आपका कैचे मेमोरी है, बहुत फास्ट है, 1.8 टीबी का है इंस्टेंट स्टोरेज। vCPU 2 से लेके 48 तक है, एक्स सीरीज से कम ही है बट ठीक है, 2 से लेकर 48। रैम आपको यहाँ पे मिलेंगी 16 जीबी से लेके 384 तक। और स्टोरेज मिलेगा एनवीएम एसएसडी। यूज केस इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन ऑटोमेशन, ऑटोमेशन इंडस्ट्री जो है, हनीवेल ऑटोमेशन, है ना, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन ऑटोमेशन में यूज होता है। सर्टन डेटाबेस वर्कलोड, हाई प्री लाइसेंसिंग कॉस्ट, इसका लाइसेंसिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ पे यूज होता है, ये ऑटोमेशन सेक्टर में ज्यादा यूज होता है। मीन जहां पे सभी प्रोसेसिंग ऑटोमेटिक करनी है मुझे, है ना। फॉर एग्जाम्पल रोबोटिक से मुझे ऑपरेशन करना है, पेशेंट है यहाँ पे इंडिया में, यूएस से कोई डॉक्टर है और वो ऑपरेशन कर रहा है, तो मुझे क्या लगेगा, बहुत फास्ट सभी चीजें लगेंगी, है ना। तो Z1D सीरीज का इस्तेमाल करो आप, आपका काम फास्ट हो जाएगा, मीन्स रियल टाइम हो जाएगा। तो ये इसके लिए इस्तेमाल होता है, ऑटोमेशन के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो ये एक हो गया। तो फोर्थ नंबर है स्टोरेज ऑप्टिमाइज इंस्टेंस। कौन सा है फ्रेंड, स्टोरेज ऑप्टिमाइज इंस्टेंट है। तो ये क्या होता है, इसमें IDH लिखा है मैंने, देखो फ्रेंड IDH, ठीक है, सबसे एडवांस है ये। देखो यहाँ पे स्टोरेज ऑप्टिमाइज इंस्टेंसेस आर डिजाइन फॉर वर्कलोड दैट रिक्वायर हाई सीक्वेंशियल रीड, है ना। सीक्वेंशियल मींस वन बाय वन रीड करना है आपको। क्यू कॉन्सेप्ट पता है आपको, क्यू कॉन्सेप्ट, क्यू कॉन्सेप्ट में आप वन बाय वन रीड करते हो, रीड एंड राइट अक्रॉस द वेरी लार्ज डेटा सेट्स। बहुत बड़ा डेटा सेट है, उसमें आपको वन बाय वन डेटा को रीड करना है, उसको प्रोसेस करना है, तो आपको स्टोरेज ऑप्टिमाइज यूज करना पड़ेगा। मींस यहाँ पे आपको लैटेंसी बहुत ही कम मिलेंगी, बहुत ही कम लैटेंसी मिलेंगी। मींस आप क्लिक करोगे तो आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा, क्लिक करोगे तो आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा, स्टोरेज ऑप्टिमाइज एप्लीकेशन, है ना। तो ये है, दे आर ऑप्टिमाइज टू डिलीवर द टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लो लेटेंसी रैंडम इनपुट ऑपरेशंस पर सेकंड, बहुत ही फास्ट होगा। आईओपीएस दिखा है यहाँ पे, देखो आईओपीएस मींस इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पर सेकंड। आईओपीएस मींस क्या, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पर सेकंड। बहुत ही ज्यादा फास्ट ऑपरेशन होने वाले हैं। आपने जो अपलोड डाउनलोड करना है, अपने डेटा का प्रोसेस करना, आपके जो वेब पेज है ना, आपका वेब पेज, उस वेब पेज के आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएंगे, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन बहुत फास्ट होंगे। तो स्टोरेज ऑप्टिमाइज इंस्टेंस आपको यूज करना पड़ेगा। इसमें जो सीरीज है ना फ्रेंड, ये सीरीज भी मैंने यहाँ पे लिखी है, D2 सीरीज, H1 सीरीज, IDH बोला है ना मैंने, IDH।
तो इसमें देखो आप, डी मीन्स डेंस, यहाँ पे दिया है वेल सुटेड फॉर द फॉलोइंग, मैसिव पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग मैंने बताया आपको, जैसे आप वीडियो गेम देखते हो, खेलते हो, या कुछ मूवी देखते हो, उसमें बहुत ज्यादा ग्राफिक्स है। अवतार मूवी देखा है किसी ने? अवतार मूवी, उसमें कितने सारे इफेक्ट आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट आते हैं, है ना? तो वो पूरे इफेक्ट आपको एक ही टाइम पे दिखते हैं, एक ही टाइम पे सारे के सारे इफेक्ट आपको दिखते हैं। तो इफेक्ट आपको कैसे दिखेंगे फ्रेंड? आपको इफेक्ट वो दिखने के लिए D2 इंस्टेंट का यूज करना पड़ेगा। तो D2 इंस्टेंट आप सिलेक्ट कर सकते, मैं बताऊंगा ये इंस्टेंट कैसे सिलेक्ट करते हैं, है ना? तो ये सारा पॉसिबल है। इसमें क्या है अभी, वी सीपीयू, वर्चुअल सीपीयू 4 से लेकर 36 तक है। रैम कितनी है? इतनी है, देखो 244 जीबी तक है। स्टोरेज SSD है स्टोरेज। अमेजॉन प्राइम, यूट्यूब, ये लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अमेजॉन प्राइम पता है ना आपको? तो उनको पूरा चीजें जल्दी जल्दी देनी है, ऑपरेशंस ग्राफिक्स अच्छा रहना चाहिए, तो ये लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एच इंस्टेंट, दिस फैमिली इंस्टेंसेस अप टू 16 TB ऑफ SSD, है ना? हार्ड डिस्क आपको मिलेंगी 16 TB ऑफ SSD, बेस्ट लोकल स्टोरेज मिलेगा, हाई रिस्क थ्रूपुट मिलेगा, बैलेंस कंप्यूट मेमोरी, एक बैलेंस जैसा ही है ये, वेल सुटेड फॉर एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट, सिक्वेंशियल एक्सेस, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ऑन डायरेक्ट अटैच इंस्टेंट स्टोरेज। तो एप्लीकेशंस क्या है इसके? एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्स हाई थ्रूपुट, हाई थ्रूपुट मीन ज्यादा इफिशियंसी चाहिए आपको, बहुत ज्यादा इफेक्टिवली आपका काम होना चाहिए, तो बेटर रह सकता है। बट बाकी इससे भी अच्छी इंस्टेंसेस है ऑलरेडी, है ना? मैंने हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। vCPU मिल सकता है इसमें 8 to 64 तक, और ये मिल सकता है 32 से 256। स्टोरेज HSD है, हार्ड डिस्क है, लोकल हार्ड डिस्क का स्टोरेज रहता है। हमको इसमें SSD नहीं मिलता है। SSD मीन्स क्या? SSD पता है ना आपको? SSD का नहीं मिलता स्टोरेज, HSD मिलता है। SDD स्टोरेज मिलता है, एक मैग्नेटिक स्टोरेज रहता है। उसके बाद आई सीरीज, वेल सुटेड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। हाई फ्रीक्वेंसी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, बहुत फास्ट ट्रांजैक्शन होने चाहिए आपके, है ना? तो ऐसे कुछ जो है, मीन्स क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं आप, या कुछ ऐसा, बिटकॉइन सभी ने सुना होगा नाम। ऐसे जो कुछ ट्रांजैक्शन है इसके लिए चाहिए मुझे, है ना? बिटकॉइन पता है ना सभी को, क्रिप्टो करेंसी, उसके ट्रांजैक्शन के लिए यूज हो सकते हैं ये। रियल डेटाबेसेस, है ना? डेटा वेयरिंग एप्लीकेशन। इसमें vCPU कितने रहते हैं फ्रेंड? देखो आप जरा गौर करो, कितने CPU रहते हैं इसमें? इसमें रहते हैं 16 टू लेके 96 तक। रैम रहती है 16 से लेके 768 जीबी तक, है ना? और नेटवर्किंग 25 Gbps स्पीड टू 100 Gbps स्पीड मिलती है। अब देखो कितनी हो गई नेटवर्किंग परफॉर्मेंस, 25 Gbps मिनिमम है, 100 Gbps मैक्सिमम है। गीगाबाइट पर सेकंड, कितना फास्ट होगा ये? रीड ऑपरेशन कितना है? 16 GB पर सेकंड का रीड होगा, और 64 GB या 8 GB का राइट ऑपरेशन होगा। मीन्स आप रीड कर सकते हो, डेटा को रीड कर सकते हो 16 Gbps के स्पीड से, और डेटा को अपलोड कर सकते हैं 64 Gbps के स्पीड से, या 8 Gbps के स्पीड से। उसके लिए आपको पर्टिकुलर सीरीज यूज करना पड़ेगा। i3 और i3en में कम होगा, i3 में ज्यादा होगा, ठीक है? तो ये हो गया इसके बारे में। अब लास्ट वाला जो है, आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट जो है, एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग इंस्टेंसेस, PGF सीरीज। इट इज कॉल्ड एज अ GPU इंस्टेंसेस। GPU स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, जहां पे बहुत ज्यादा ग्राफिक यूज होने वाला है, 3D इफेक्ट्स यूज होने वाले हैं, उसको बोला जाता है ग्राफिकल प्रोसेसिंग। ये बहुत ज्यादा महंगा होता है फ्रेंड, अपने बस की बात नहीं। अगर मैंने इसको परचेस कर लिया ना गलती से, और मैंने इस्तेमाल किया ना, तो मुझे लाखों रुपयों का बिल भुगतना पड़ेगा। और पहले तो बात, वो आपका अकाउंट ही बंद कर डालेंगे, आपका अकाउंट सस्पेंड कर डालेंगे। तो बहुत ज्यादा, बहुत महंगा होता है एक्सलरेटेड, क्योंकि इसमें जीपीयू होता है। जीपीयू स्टैंड्स फॉर सीपीयू, से सीपीयू का बड़ा भाई। जीपीयू मींस ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। आप वीडियो गेम जो खेलते हो लैपटॉप में, तो आपको क्या लगता है? क्या लगता है? ग्राफिक्स लगता है ना? जीपीयू लगता है आपको, ग्राफिक्स लगता है। एनवीडिया एक आता है, ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनी बनाती है, जैसे इसमें का जो लीजेंड है वो एनवीडिया है, एनवीडिया बनाता है ग्राफिक्स। तो ये जीपीयू है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग इंस्टेंस फैमिली हार्डवेयर एक्सेलरेटर और को प्रोसेसर टू परफॉर्म द सम फंक्शन सच एज
फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कैलकुलेशन, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग, डेटा पैटर्न मैचिंग, है कि नहीं है? इफिशिएंटली देन इट इज पॉसिबल इन सॉफ्टवेयर रनिंग। तो ये पूरे इस्तेमाल है इसके, वर्क है 3D गेमिंग, रियल टाइम वीडियो, है ना, ए एंड मशीन लर्निंग यूज, यहाँ पे मैंने कुछ मार्किंग की है, ए एंड मशीन लर्निंग यूज, 3D गेमिंग, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन मीन्स कैलकुलेशन, सुपर कंप्यूटर में जो कैलकुलेशंस होते हैं उसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कैलकुलेशन बोला जाता है, ग्राफिक्स का प्रोसेसिंग इसमें यूज होता है, महंगा बहुत रहता है, डिफरेंस ऐसा है यहाँ पे, देखो फ्रेंड, यहाँ पे डिफरेंसेस है, सबसे महंगा है एनवीडिया टेस्ला, एनवीडिया टेस्ला जीपीयू इसमें रहता है, देखो इसमें रहता है एफपीजी, देखो ये पूरे डिफरेंसेस दिए है, कितना है इसमें रैम पता है फ्रेंड कितना है, 976 है पहले इसमें मैक्सिमम, एनवीएमई ये इसका ये है, हाइपरवाइजर है ये, सॉरी हाइपरवाइजर नहीं एसएसडी है, ये सबसे ज्यादा स्पीड देंगे आपको, यूज कहाँ पे होता है, जियोमिक्स रिसर्च, फाइनेंशियल एनालिसिस, रियल टाइम वीडियो प्रोसेसिंग, बिग डेटा में यूज होता है पहला सीरीज, दूसरा सीरीज देखो, दूसरा सीरीज जो ये यूज होता है मशीन लर्निंग, डेटाबेसेस, सिस्मिक एनालिसिस मींस अर्थक्वेक का प्रिडिक्शन करने के लिए जो सुपर कंप्यूटर लगते, उस सुपर कंप्यूटर में भी ये यूज होता है, नोट है ना, ये पूरा है, मॉलिकुलर मॉडलिंग, जो मॉलिक्यूल का मॉडलिंग रहता है, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग इसमें यूज होता है ये, और जी सीरीज जो है इसमें देखो, इसमें आप देख सकते हो रैम कितनी है, 61 है, तो 768 GB है, इसके साथ ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट भी है, 1 से लेके 8 तक ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट है कि नहीं है, देखो ना, जीपीयू भी है, सीपीयू भी है, जीपीयू भी है, रैम भी तगड़ी है, ये सारी चीजें इसके अंदर है फ्रेंड्स, तो ये हो गया इसके बारे में, और लास्ट वाला है G2 G3 इंस्टेंसेस, तो इसमें क्या है फ्रेंड, इसमें है आपको 4 से लेके 64 तक सीपीयू मिलेंगे, जीपीयू मिलेंगे 1 से 4, रैम मिलेंगी 32 488 GB तक, और नेटवर्क परफॉर्मेंस इतना मिलेगा, किसके लिए यूज होता है, वीडियो क्रिएशन सर्विसेज, 3D विजुअलाइजेशन, स्ट्रीमिंग, ग्राफिक्स, इसके लिए इसका इस्तेमाल होता है ना, तो हम आज के डेट में ये सारे फंक्शंस हम इसका इस्तेमाल डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर रहे हैं, हम मूवी देखते हैं ना, उसके कुछ स्पेशल इफेक्ट दिखते हैं, तो कैसे कैलकुलेट होते हैं, इसके बदौलत ये पूरा होता है, वैसे नहीं होते, ये लोकल कंप्यूटर से नहीं होते, एडब्ल्यूएस क्लाउड पे सारे काम किए जाते हैं, इसके लिए एडब्ल्यूएस के इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है, और आने वाले फ्यूचर्स में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट लगने वाली है इसकी, मैंने अभी आपको बताया कि हैदराबाद में एक डेटा सेंटर का काम चालू है, मैंने ऑलरेडी बताया, और आपकी बैच सबसे ज्यादा लकीएस्ट होने वाली है, अगर आपका एडब्ल्यूएस में अच्छे मार्क आए आपको, तो आपको डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वहां पे जो रिक्वायरमेंट है एडब्ल्यूएस इंजीनियर की बहुत ज्यादा हो सकती है फ्रेंड्स, थाउजेंड्स में हो सकती है ना, और बाकी लोग भी तो यूज करते हैं, तो वहां पे भी आपको अपॉर्चुनिटी है ना, तो एडब्ल्यूएस को बहुत प्रॉपरली समझना, मैं जो बता रहा हूं ना हिंदी में, आपको किसी ट्रेनिंग सेंटर में इतने डिटेल और इतने इस तरीके से नहीं बताया जाएगा, आप कितने भी रुपया खर्चा कर लो, नहीं मिलेंगे आपको ये सारी चीजें, तो सिंसियरली अटेंड करो सेशंस, ठीक है, तो आपके लोकल लैंग्वेज में ही बता रहा है, मैं इंग्लिश में बता सकता था बट आप नहीं समझ पाते थे फिर, है ना, तो हिंदी में आया हूँ, टर्न हुआ हूँ आपके लिए सिर्फ, ठीक है, तो थोड़ा इसके ऊपर गौर करना फ्रेंड्स, तो ये हाई मेमोरी इंस्टेंसेस है, हाई मेमोरी इंस्टेंसेस आर बेयर मेटल इंस्टेंसेस, बेयर मेटल मींस क्या, कि नया हार्डवेयर, कहीं भी आपको वर्ड दिखता है बेयर मेटल इंस्टेंसेस मींस नया, है ना, हाइपरवाइजर पे काम नहीं करेंगे, नए हार्डवेयर पे काम करेंगे डायरेक्ट, ओनली अवेलेबल अंडर द डेडिकेटेड होस्ट, डेडिकेटेड होस्ट मींस क्या, ये इसका पार्ट में बताऊंगा, अभी इस लेक्चर में नहीं है, ये स्कोप का नहीं है ये, डेडिकेटेड होस्ट मींस जो हार्डवेयर को आपको लाइसेंस लगते हैं वो डेडिकेटेड रहते हैं, उसको बोला जाता है बेयर मेटल, बेयर मेटल ध्यान में रखना, बेयर मेटल वर्ड आया तो नया हार्डवेयर, उस नए हार्डवेयर पे आप इसको रन करोगे, तो उसको बोला जाता है बेयर मेटल, एटलीस्ट 3 ईयर के लिए आपने वो हार्डवेयर क्या करना चाहिए, रिजर्व करने चाहिए, तो बेयर मेटल, ये स्टार्ट विद द यू सीरीज, यू सीरीज से स्टार्ट होता है ये, हाई मेमोरी इंस्टेंस आर परचेस बिल्ट लार्ज इन मेमोरी डेटाबेसेस इंक्लूडिंग प्रोडक्शन डेवलपमेंट, सैप, सैप का कोर्स का नाम सुना होगा आपने, सैप हैना, तो सैप हैना क्लाउड में ये यूज इस्तेमाल होते हैं, है ना, तो इंटरेस्ट का पार्ट नहीं, सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बताया है सारी चीजें फ्रेंड्स, ठीक है,
तो ये हो गया हाई मेमोरी इंस्टेंस। इसके फीचर्स यहाँ पे दिए हैं। इंटेल जेनॉन 8176 प्रोसेसर है। रैम कितनी है? तो 6 9 12 TB की रैम है इसमें, है ना। बेयर मेटल परफॉर्मेंस रहता है। बेयर मेटल मीन्स नया हार्डवेयर पे चलता है ये, इसको हाइपरवाइजर नहीं चलता लगता, ठीक है। तो ये पूरे इंस्टेंसेस है, उसकी फैमिलीज है जो मैंने बताई आपको, ठीक है। 25 Gbps मिलेंगे आपको यहाँ पे। नेटवर्क बैंडविथ मिलेगा 14 Gbps, है ना। 448 लॉजिकल प्रोसेसर रहेंगे, एक एक इंस्टेंट में 448 लॉजिकल प्रोसेसर रहेंगे। अब लास्ट वाला जो पार्ट है वो प्रीवियस जनरेशन है। प्रीवियस जनरेशन मीन्स क्या? प्रीवियस जनरेशन मीन्स आपके घर में एक रूम रहती है, स्टोर रूम रहती है ना। स्टोर रूम पता है सभी को? स्टोर रूम में क्या करते हैं अपन? अपने घर में जो स्टोर रूम रहती है तो क्या करते हैं उसमें? जो घर में रूटीन चीजें है, इस्तेमाल करने की रूटीन चीजें है, वो स्टोर रूम में रखते क्या अपन? कौन सी चीजें हम स्टोर रूम में रखते हैं? जो बहुत ही पुरानी हो गई है, वो बहुत ही गंदी चीजें है, जो हमको बार बार इस्तेमाल नहीं करनी है, वो चीजें हम अपने घर के एक ऐसा रूम है वहां पे रखते हैं, है ना, स्टोर रूम। जब हमको लगता है उसकी आवश्यकता, मीन्स जब हम उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तब हम उससे में से निकालते हैं और उसका उसको कंज्यूम करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। बट जो चीजें रोज लगती है वो चीजें हम स्टोर रूम में रखते हैं क्या? नहीं रखते हैं। स्टोर रूम में ऐसी कुछ चीजें रखते हैं कि जो चीजें हमको बार बार इस्तेमाल नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो कूलर है, तो कूलर अपन ने स्टोर रूम में रखना है। क्यों रखना है? अभी तो विंटर चल रहा है ना फ्रेंड, तो विंटर में तो कोई कूलर इस्तेमाल नहीं करेंगे। कब करोगे आप इस्तेमाल? जब समर आएगा तब करोगे, है ना। ये मजे की बात होगी, तब आप उसमें का उठाओगे, उसका इस्तेमाल करोगे, राइट। तो ऐसी चीजें जो आपको बार बार नहीं, और जो पुरानी हो चुकी है वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती, कभी कभार मैं यूज कर लूंगा, तो ऐसी चीजें, है ना। तो ऐसे ही इंस्टेंस है जो ज्यादा यूज नहीं होते, है ना, जो बहुत आउटडेटेड हो चुके हैं, जो उसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा, क्योंकि अभी तो हम 5G के सपने देख रहे हैं ना। अभी तक तो 4G का पता हो गया हमको, 3G भी पता है हमको, अब तो हम 5G की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। हमारा डेटा स्पीड जीबीपीएस में होगा इन फ्यूचर, राइट। तो हमको वैसे इंस्टेंसेस लगेंगे ना, वैसे हमको कंप्यूटर्स लगे ना, वैसे हमको पावर लगेंगे ना, प्रोसेसिंग पावर लगेंगी ना। तो पुराने इंस्टेंसेस से नहीं हो पाएगा ये। तो हमने उसको कहाँ पे रखा है? प्रीवियस जनरेशन में रखा है फ्रेंड। हमने कहाँ पे रखा है? प्रीवियस जनरेशन। इसमें आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। इसके है, देखो T1 है, M1 है, C1 है, C2 है, M2 है, ये उसके नाम है। ये बहुत पुराने हो चुके हैं, ये नाम है इनके। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, कैन प्रीवियस जनरेशन इंस्टेंसेस आर डिलीटेड? यहाँ पे लिखा मैंने नो, दे आर अवेलेबल। ये डिलीट नहीं है, ये अवेलेबल है। मीन्स आपके घर में जो स्टोर हाउस है, आपने वो फेंक दिया क्या? नहीं, वहां पे ही है ना। ऐसे ही इसका आंसर है कि वो अवेलेबल है, बट वो डिलीट नहीं की है, अवेलेबल है। आपको लगता है तो आपको अमेजॉन AWS दे सकता है, बट कोई यूज नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेदर द प्रीवियस जनरेशन इंस्टेंसेस कैन बी परचेस? यस, वी कैन परचेस। मैंने अभी आंसर दिया, हम परचेस कर सकते हैं। इफ अ परचेस एनी इंस्टेंसेस एंड AWS शिप दैट इंस्टेंट इनटू द प्रीवियस जनरेशन इंस्टेंसेस, देन एनी इफेक्ट ऑन द कॉस्ट। इसका मीनिंग ये है, सपोज अमेजॉन ने प्रीवियस जनरेशन में एक आधे इंस्टेंस को डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल एक आधा इंस्टेंट है उसको प्रीवियस जनरेशन में डाल दिया, तो उसके कॉस्ट के ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कॉस्ट के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस्ट उतनी लगने वाली है ना। कॉस्ट उतनी लगने वाले, अमेजॉन बार्गेनिंग नहीं करता, सबसे पहली चीज। जो कॉस्ट है वो आपको देना ही है, नो बार्गेनिंग। जो पुराने हो चुके हैं, इसका मतलब ऐसा थोड़ी मैं आपको फुकट में दे दूं, है ना। ऐसा कभी करेंगे नहीं है। बेजॉस करेंगे क्या ऐसे? इसलिए तो वो अमीर आदमी है, वर्ल्ड में नंबर 1 अमीर आदमी है ना। तो ये है, तो आपको फोकट में नहीं देगा प्रीवियस जनरेशन है, वो पैसे तो जरूर वसूलेंगे आपसे वो, ठीक है। तो ये इसको बोला जाता है प्रीवियस जनरेशन इंस्टेंसेस। ओके, ये हो गया। इन फ्यूचर वेदर द प्रीवियस जनरेशन इंस्टेंस में बी डिलीटेड, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फ्यूचर में डिलीट हो सकता है क्या? क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। तो नॉट सच ए नोटिफिकेशन टिल डेट, ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है, ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि हम डिलीट करेंगे करके। ऐसा अमेजॉन ने अभी तक कुछ नोटिफिकेशन नहीं दिया है टिल डेट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन EC2 इंस्टेंट बिलिंग विल बी स्टार्टेड, व्हाट इज द वे टू बाय पे द बिल ऑफ EC2?
EC2 का बिल कैसे करेंगे हम? तो मैंने बोला था विंडोज के लिए हमको आवरली बेसिस पे करना पड़ेगा, लिनक्स के लिए हमको सेकंड के बेसिस पे करना पड़ेगा। मीन्स क्या, अगर आपने 1 आवर 1 मिनट भी यूज किया तो आपको 2 आवर कैलकुलेट होगा। कितना कितना बड़ी ये हो गई है ना, कॉन्स्पिरेंसी हो गई, कितनी बड़ी साजिश हो गई है, अपने कितना हमको कितने बर्बाद कर रहे हैं अमेजोन वाले, है ना। तो ये तो हमारा लॉस ही है ना इसमें। 1 आवर यूज किया तो दूसरे आवर के भी चार्जेस लग रहे हैं, 1 मिनट ही यूज किया है। लिनक्स के लिए ऐसा नहीं, लिनक्स में तो सेकंड में ही चलेगा भाई गणित। 1 सेकंड का ही पैसे लेंगे वो, सेकंड सेकंड के हिसाब से ही लेंगे, है ना। तो ये पूरा चीज है इसमें, है ना। तो वही है वो उसका मीनिंग। हाँ, और एक चीज ऐसी है कि आपने क्या किया, आपने EC2 इंस्टेंट लॉन्च किया, मैं बताऊंगा, इसका डेमो भी दूंगा, आज ही दूंगा आपको। लॉन्च किया मैंने EC2 इंस्टेंट, और हुआ ये कि मैंने उसको डिलीट किया बाद में। बट मैंने उसको जो हार्ड डिस्क लगाई थी एक्सटर्नली, वो हार्ड डिस्क तो मैंने डिलीट नहीं की, वो हार्ड ड्राइव तो मैंने डिलीट नहीं किया। उसका पैसा मुझे पे करना पड़ेगा। अगर मैंने पे नहीं किया तो उसका बिल बनते जाएगा, उसका बिल बनते जाएगा। अल्टीमेटली मुझसे अमेजोन वसूलेगा, है ना। तो आपको सिलेक्ट करना पड़ता, और आपको बोथ ऑप्शन रहता, बोथ ऑप्शन उसको डिलीट करना पड़ता, तो जाके वो डिलीट होगा, तब जाके आपका बिल नहीं बनेगा। तो ऐसा ये पूरा है। तो इतना आज के लेक्चर के लिए फ्रेंड्स सफिशिएंट है, ऐसा मुझे लगता है। तो अब टाइम है डेमो का, राइट। तो मैं आपको डेमो भी दूंगा आज के लेक्चर में, इफ पॉसिबल। तो मैं कैसा, देखो फ्रेंड, मैं बिलीव करता हूँ हमेशा प्रैक्टिकल पे ऊपर, बट थ्योरी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन जो होंगी आपकी, ये एग्जामिनेशन प्रैक्टिकली होंगी, है ना। एग्जामिनेशन में आपके सवाल जो है ना थ्योरेटिकल पूछे जाएंगे, बट अगर आपने प्रैक्टिकल किए तभी आप उसके आंसर दे पाओगे, अदरवाइज नहीं दे पाओगे। क्यों नहीं दे पाओगे? क्योंकि सवाल ऐसे किए जाते हैं जो आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसके ऊपर किए जाते हैं सवाल। जो आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहते हैं ना, उस एक्सपीरियंस के ऊपर आपको सवाल किए जाते हैं। ऐसा नहीं है एक आपको एक बुक दे दी, उसको पढ़ लो रट लो, उसके ऊपर एग्जाम आएंगे, ऐसा नहीं है फ्रेंड। ऐसे गलती से नहीं मत करना। आपको क्वेश्चन वही आएंगे जो आपने प्रैक्टिकली किया उसके ऊपर आएंगे, आप उसको रट नहीं सकते। प्रैक्टिकली आपको वो करना पड़ेगा, तब जाके आपका स्कोर बनेगा अच्छा खासा, फ्रेंड्स। तो अब टाइम हो चुका है, मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं सबसे पहले मेरे अकाउंट को लॉगिन करता हूँ, और मैं आपको क्या करता हूँ, आपको AWS के जो इंस्टेंसेस मैंने आज के लेक्चर में जो डिस्कस किए हैं ना फ्रेंड, वो दिखा देता आपको कैसे दिखते हैं वो। तो जस्ट वेट कीजिए। मैं स्क्रीन को शेयर करूंगा मेरे उसके रिलेटेड। थोड़ा वेट कीजिए बस सिर्फ। अभी मैं ये जो है ना मेरा स्टॉप प्रेजेंटिंग किया मैंने, और मुझे क्या करना है अभी, वो स्क्रीन प्रेजेंट करना है जो स्क्रीन मैं आपको बताना चाहता है ना, अमेजॉन कंसोल। सो दैट आपको देखने को मिलेगा कि सर कैसे काम कर रहे हैं, है ना। तो मैं आपको बताऊंगा स्क्रीन। आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी फ्रेंड? नो सर। अभी दिखेगा दिखेगा दिखेगा। अभी दिख रहा? यस सर। ओके। तो यहाँ पे मैं अभी लॉगिन करने वाला हूँ, राइट। मैंने पासवर्ड डालना है इसमें। मैंने पासवर्ड डाला है अभी इसमें, एंड मैं अकाउंट में गया अब मेरे। मुझे लगता है सभी को प्रॉपर दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पे देखो EC2 इलेक्ट्रिक क्लाउड कंप्यूट जो मैंने बोला था, है ना, वही है ना। यहाँ देखो, यहाँ पे सर्विसेज में जाना है आपको। देखो सर्विसेज में बहुत ज्यादा आपको कुछ कुछ दिखेगा। हाँ, आई टू डोंट नो, बहुत सारी ऐसी सर्विस है मुझे भी पता नहीं, क्योंकि इतनी सारी है, ये फास्ट है ना फ्रेंड। बहुत ज्यादा सर्विसेज है, मीन्स आप सभी सर्विस में मास्टरी नहीं हासिल कर सकते हो। आपको किसी एक सर्विस के बारे में सोचना पड़ेगा, उसमें मास्टरी लेनी पड़ेगी, है ना। बहुत ज्यादा सर्विसेज है इसमें। अब इसमें का EC2 सर्विस है, वर्चुअल सर्विस इन द क्लाउड। EC2 पे मैं गया फ्रेंड, है ना। EC2 में मैं जब गया, EC2 में मैं जब गया, तो इस EC2 में मुझे देखो क्या दिखेगा। देखो ये यहाँ पे देखो, ये डेटा सेंटर है एक्चुअली,
अब मुझे कौन सा डेटा सेंटर यूज करना है, देखो मुझे कौन सा डेटा सेंटर यूज करना है, तो मैंने कौन सा यूज करना है, देखो हर एक डेटा सेंटर का यूज करने का चार्ज डिफरेंट है, क्योंकि ये डेटा सेंटर हर एक उस कंट्री वाइज है ना। सपोज मैंने नॉर्थ वर्जीनिया यूज किया, तो यूनाइटेड स्टेट का ही है, यूनाइटेड स्टेट में जब जाऊंगा मैं, तो वहां पे जो टैक्स लगेगा वो डिफरेंट टाइप का टैक्स लगेगा। इंडिया में जाऊंगा मैं तो उधर जीएसटी लगेगा, है ना। कंट्री वाइज टैक्स डिफरेंट है, इसीलिए उसका पैसे भी डिफरेंट है ना। तो मैंने यहाँ पे किया क्रिएट इंस्टेंट्स पे गया मैं, राइट। इंस्टेंट पे वर्जीनिया सिलेक्ट किया मैंने, यूएस में आता है ये, यूएस का एक अच्छा स्टेट है वर्जीनिया, ठीक है। वहां पे बाइडन को सबसे ज्यादा वोटिंग हुई थी ठीक है, वर्जीनिया में। लॉन्च इंस्टेंट पे क्लिक करना। लॉन्च इंस्टेंट पे जब जाओगे आप, तो आपको दिखेगा कुछ इस तरह। ये देखो, अमेजॉन मशीन इमेज दिख रहा है आपको, चूज अमेजॉन मशीन इमेज। आपको मैंने ऑलरेडी बताया ना एएमआई, एएमआई में डिफरेंट डिफरेंट टाइम की मशीन्स रहती है। देखो अभी यहाँ पे नया ऐड हो चुका है, मैक है यहाँ पे, मैक, मैक ओएस मीन्स एप्पल। एप्पल पता है ना सभी को, एप्पल खाने वाला एप्पल नहीं, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। मैक के वर्जन भी अवेलेबल है यहाँ पे, रेड हैट अवेलेबल है, बहुत सारा अवेलेबल है। कहीं लिखा है फ्री टायर, ये हमारे गरीबों के लिए है, फ्री टायर इलिजिबल मीन्स हमारे लिए है ये, है ना। तो फ्री टायर मीन्स हम यूज कर सकते हैं इसको, है ना। तो उबंटू सर्वर दिया है यहाँ पे, तो चलो आज के डेट में उबंटू का इस्तेमाल करके देखता मैं, है ना। उबंटू को कैसे एक्सेस किया जाता है। हाँ, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको T2, ये जनरल पर्पज है ना, T2 दिख रहा है आपको, T2। T2 मीन सस्ता वाला एवरेज, देखो T2, T2 मीडियम, T2 एक्स लार्ज, दिख रहा कि नहीं दिख रहा। रिस्पॉन्ड प्लीज रिस्पॉन्ड, दिख रहा आपको। यस सर। हाँ हाँ, तो ये जो दिख रहा ना आपको, T3 लार्ज, 13 ये मीडियम लार्ज, है ना, ये अवेलेबल नहीं है बोलते, ये प्रीवियस जनरेशन में ही गए होंगे शायद, या मेरे लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अगर मैं इसका इस्तेमाल करूंगा तो बहुत ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे मुझे। देखो ये पूरे डी सीरीज है, एफ सीरीज है, ना जाने कौन कौन सी सीरीज ऐड हो गई है। एच इंस्टेंट है, हमने अभी डिस्कस किया था ना, ये सारा चीज इसमें अवेलेबल है फ्रेंड्स। तो मैं इस्तेमाल करूंगा, मेरी हैसियत है कौन सी, मैं उसके हिसाब से लूंगा। T2 माइक्रो लूंगा मैं, कौन सा लूंगा, T2 माइक्रो। T2 माइक्रो सस्ता वाला है कि नहीं है। तो मैं उसका इसमें क्या मिलने वाला है मुझे, एक सीपीयू मिलेगा, 1 जीबी मिलेंगी, 1 जीबी की रैम मिलेंगी मुझे, है ना। उसके बाद मैं कॉन्फ़िगर डिटेल्स में गया, एक देखो नंबर ऑफ इंस्टेंट, एक ही इंस्टेंट मुझे एक ही टाइम चलाना है, मैं दो भी चला सकता साइमल्टेनियसली, मुझे एक ही चलाना है क्योंकि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। मुझे नेटवर्क यूज किया मैंने वीपीसी, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, ये पार्ट में बताऊंगा आपको, अभी का नहीं है ये, नेक्स्ट वीक में स्टार्ट होगा वीपीसी, ठीक है। सबनेट, ये देखो ये अवेलेबिलिटी जोन है, देखो इसमें अवेलेबिलिटी जोन बताया था ना मैंने आपको, याद है आपको अवेलेबिलिटी जोन बताया था। वर्जीनिया में हमने काउंट किए थे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा कुछ कैलकुलेट किया था ना, 6 सर्वर कैलकुलेट किए थे, देखो ना 1 2 3 4, ये डेटा सेंटर है, वो डेटा सेंटर को अवेलेबिलिटी जोन बोला जाता है। तो मैंने इसमें का कौन सा यूज करना है, 1A यूज करना है, तो मैंने 1A यूज किया। उसमें फिर मुझे मेरे पीसी को मुझे आईपी देना है, तो मैंने आईपी देना इनेबल किया, आईपी एड्रेस मिलेगा अब उसको, ठीक है। तो बाकी बाकी भी रोल है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी के लिए ये मैं रिजर्व करता हूँ, आज के लेक्चर में पूरा का पूरा नहीं बता सकता ना मैं। तो ये सारी चीजें हैं। फिर मैं नेक्स्ट पे गया, मैं एज स्टोरेज पे गया। देखो आपको दिख रहा है एज स्टोरेज, यहाँ पे रूट वैल्यूम दिया है, रूट वैल्यूम दिख रहा है, रूट वैल्यूम, ये देखो डेव एसडी, ये दिख रहा है आपको स्नैपशॉट। अब मुझे दिया है कितना, 8 जीबी का ही दिया है, 8 जीबी का मेरा क्या रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर करने के लिए मेरे 8 जीबी दिए रहेंगे मुझे, ठीक है। इसमें ऑपरेशंस कितने होंगे पता है, 100 आईओप्स, 100 आईओप्स मीन्स इनपुट आउटपुट रीड राइट ऑपरेशन, 100 आईओप्स म्हणजे 100 इनपुट आउटपुट ऑपरेशन मैं कर सकता हूँ। वैसे तो 3000 अवेलेबल है, बट मेरे को इन्होंने 100 ही दिया, 3000 नहीं दिया। और यहाँ पे इंक्रिप्शन है, इंक्रिप्शन मीन्स क्या, इंक्रिप्शन मुझे मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम को सीक्रेट करना है क्या, सीक्रेट मीन्स क्या, कि किसी ने उसको छेड़ना नहीं चाहिए, किसी ने हैकिंग नहीं करनी चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको सिक्योर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है इंक्रिप्शन का अवेलेबल। यहाँ पे ऐड न्यू वॉल्यूम भी अवेलेबल है, इसमें क्या कर सकता हूँ मैं, मेरा वॉल्यूम बढ़ा सकता हूँ, मीन्स जैसा सी ड्राइव रहता है आपका, डी ड्राइव रहता है कि नहीं रहता है,
वैसे मैं मेरा एक ड्राइव बना सकता हूँ। इसको मैं बोल सकता हूँ 150 जीबी की मैंने क्या दी उसको मेमोरी दी। सी ड्राइव है मेरा 8 जीबी का, 150 जीबी का क्या है मेरा डी ड्राइव है फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके लैपटॉप में रहता है। इसमें मुझे 450 मिलेगा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। यहाँ पे देखो ये पूरी इसकी जनरेशन है। इसमें सबसे सस्ता होता है मैग्नेटिक है, मैं फिलहाल आपको बताऊंगा, आज के लिए नहीं है ये। हाँ, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है फ्रेंड, यहाँ पे डिलीट ऑन टर्मिनेशन लिखा है। यहाँ पे देखो, गौर से देखो, डिलीट ऑन टर्मिनेशन मीन्स अगर मैंने अनटिक किया, अगर मैंने इसको अनटिक किया तो ये डिलीट नहीं होगा, इंस्टेंट डिलीट होगा, ये वॉल्यूम वैसे के वैसे रहेगा। तो मैंने क्लिक करना चाहिए डिलीट ऑन टर्मिनेशन। मैं बताऊंगा आपको जब प्रैक्टिकल रहेंगे एक्चुअली, तब बताऊंगा मैं। एड टैक्स दिया इधर मैंने, है ना। एड टैक्स मीन्स क्या, मैं इसको नाम दूंगा, इसको नाम क्या दिया मैंने, लिनक्स। लिनक्स क्या दूंगा, AWS लिनक्स मशीन, क्या ऐसा कुछ नाम दिया मैंने। कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप। अब सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है कि मुझे कौन सा प्रोटोकॉल यूज करना है, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल होते हैं, TCP होता है, IP होता है, UDP होता है। मैं बताऊंगा प्रोटोकॉल किसके लिए यूज होता है, कम्युनिकेशन करने के लिए। मुझे मेरा कंप्यूटर को लॉन्ग डिस्टेंस के सर्वर के साथ कम्युनिकेट करवाना है। मेरा कंप्यूटर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करवाना है। इसके लिए मुझे क्या लगेगा फ्रेंड, इसके लिए कि मुझे लगेगा क्या, मुझे लगेगा प्रोटोकॉल, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एक TCP प्रोटोकॉल होता है। इसमें सोर्स में जाओगे, एनीवेयर करना पड़ेगा। ये आपको बाय डिफॉल्ट 0.0 ये IP एड्रेस होता है। ये आपको क्या देता है, एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है सो दैट आप इंटरनेट के थ्रू आपके मशीन के साथ कनेक्शन कर सको, है ना। तो ये मैंने लिया, आज के लिए इतना ध्यान में रखो। तो IP एड्रेस क्या होता है, IP एड्रेस ये इंटरनेट को एक्सेस करने का जरिया होता है। इंटरनेट को एक्सेस करने का जरिया होता है IP एड्रेस। अब यहाँ पे रिव्यू एंड लॉन्च बोलूंगा मैं, देखो रिव्यू और लॉन्च बोला मैंने, और यहाँ पे फिर लॉन्च किया मैंने इसको। यहाँ पे देखो की पेयर जनरेट हुई, दिख रही है आपको, क्रिएट न्यू की पेयर, क्रिएट न्यू की पेयर मैंने नाम दिया इसको AWS ट्रेनिंग, नाम दिया इसको, की पेयर को नाम दिया। डाउनलोड किया की पेयर, ये सीक्रेट की होती है फ्रेंड, ये सीक्रेट की होती है, डाउनलोड हो गई। आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि मेरी स्क्रीन शेयर उतना ही है, बट एक की एक जनरेट हो गई है यहाँ पे, ठीक है। लॉन्च इंस्टेंट करूंगा फिर मैं, लॉन्च इंस्टेंट कर दिया। देखो अब लॉन्च स्टेट आपको दिख रही होगी आई थिंक सो, है ना। तो ये देखो यूर इंस्टेंट, व्यू द इंस्टेंसेस, ये देखो व्यू द इंस्टेंट है, या देखो ये आपका इंस्टेंट है, पेंडिंग दिख रहा है ना इंस्टेंट। अभी ये स्टार्ट होने का है, उसको कुछ टाइम लगेगा। जब टाइम ये हो जाएगा तब मैं इसको एक्सेस कर पाऊंगा। तो अब मैं मेरी पूरी की पूरी स्क्रीन शेयर करता हूँ, सो आपको सभी चीजें डिटेल में दिखाई देंगी मेरी स्क्रीन से, ठीक है। अभी मैं मेरी पूरी स्क्रीन ही शेयर कर रहा हूँ आपके सामने फ्रेंड्स। तो यूर एंटायर स्क्रीन किया मैंने सिलेक्ट। अब मेरी पूरी स्क्रीन आपकी नजरों के सामने है ना। आपकी नजरों के सामने मेरी पूरी स्क्रीन है, आप मेरी स्क्रीन प्रॉपर्ली देख सकते हो, राइट। और आप पूरा का पूरा चीज देख सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने डाउनलोड किया था कुछ, तो भी दिख रहा है आपको, TWS ट्रेनिंग डॉट पीएम। पीएम एक फॉर्मेट होता है सीक्रेट की का। अब भाई इसको कनेक्ट कैसे करूंगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो मैं डेमो भी देना चाहता हूँ, तो डेमो मैंने देना है आज के लेक्चर में। तो बेसिक डेमो कैसे होगा ये मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। तो थोड़ा देखते हैं कि क्या है यहाँ पे, स्टेटस क्या है। देखो स्टेटस चेक में 2x2 ग्रीन आ गया, स्टेटस चेक में 2x2 अगर ग्रीन आ गया तो समझ लेना कि हम इसकी फैसिलिटी यूज कर सकते हैं, है ना। तो हम फिलहाल इसको रिफ्रेश करता हूं, मैं देखता हूँ कितना टाइम लेता है ये, कितना टाइम लेता है। फ्रेंड्स आपको लिनक्स का नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये AWS की बैच होने के बाद मैं लिनक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। ये जब AWS कंप्लीट होगा ना तो मैं शेड्यूल कर सकता हूँ लिनक्स के लिए, ठीक है। तो मैं लिनक्स पढ़ाऊंगा, उसमें लिनक्स की प्रोग्रामिंग भी पढ़ाऊंगा। तो सर्वर के साइड में कैसी प्रोग्रामिंग होती है, सर्वर के साथ जो काम करता है ना वो लिनक्स करता है। लिनक्स का नॉलेज रहना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। बट मैं इस लेक्चर में, इस कोर्स में आपको बेसिक लेवल पे पढ़ाऊंगा लिनक्स, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर मैं लिनक्स पढ़ाने गया ना तो AWS कंप्लीट ही नहीं होगा कभी,
तो मैं आपको बेसिक कमांड है उसको कैसे यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, इतना इतना सारा चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन स्टेट में अभी तक देखते हैं क्या होता है। जब मैं रिफ्रेश ही कर रहा हूँ साइमल्टेनियसली, रिफ्रेश करने से क्या हो जाएगा कि वह कुछ है स्टेटस चेक में अभी तक कुछ भी नहीं आया। 2x2 आना चाहिए, 2 या 3 मिनट्स लेगा ये, है ना। तो फिलहाल किसी को कुछ क्वेश्चन है क्या फ्रेंड? ये तो चलते रहेगा अपना। किसी को कुछ क्वेश्चन है? यस, जो अभी तक मैंने पढ़ाया इसमें किसी को कुछ क्वेश्चन है क्या फ्रेंड्स? अगर क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन, है ना, राइट? क्वेश्चन नहीं है किसी को? चलो फिर मैं रिफ्रेश कर लेता तब तक। मैंने रिफ्रेश किया, देखो अब क्या आता है यहाँ पे, स्टेटस कुछ आता है क्या? हाँ चलो, ये देखो 2x2 आया है, देखो स्टेटस चेक 2x2 आया, मीन्स क्या, हमारी सिस्टम रेडी हो चुकी है। गुड न्यूज फॉर ऑल यू, हमारी सिस्टम रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स, है ना। हमारी सिस्टम रेडी हो चुकी है, ये सबसे अच्छी न्यूज है हमारे लिए। अब क्या करेंगे, हम हमारे सिस्टम को कनेक्ट करेंगे। देखो लॉन्च इंस्टेंट बोला मैंने, यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे टिक करना है और कनेक्ट करना है। कनेक्ट किया मैंने, जैसे कनेक्ट किया मैंने, तो यहाँ पे कुछ आएगा, कुछ इस तरह आएगा। एक मिनट, मैं बैक लेता हूँ पहले। हाँ, मैंने बैक लिया, ये देखो यहाँ पे पब्लिक IPv4 एड्रेस दिख रहा, आपको दिख रहा कि नहीं दिख रहा? इसको मैंने कॉपी करना है। एक सॉफ्टवेयर आता है पुट्टी नाम का, पुट्टी नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है, PUTTY। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। एक पुट्टी सॉफ्टवेयर हमको लगेगा, राइट? पुट्टी सॉफ्टवेयर मुझे लगेगा, और एक लगेगा पुट्टी कीजन लगेगा, पुट्टी कीजन। दो सॉफ्टवेयर मुझे लगेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज होता है इसका। पुट्टी कीजन, पुट्टी कीजन, ठीक है, ये वाला मैंने इंस्टॉल करना है। देखो मैंने क्या किया अभी, लोड किया। मैंने क्या डाउनलोड किया था, देखो यहाँ पे AWS training.pm डाउनलोड किया था। डाउनलोड्स में गया मैंने सर्च किया AWS, है ना, ऑल फाइल्स पे गया, AWS, कहीं दिखा क्या आपको? AWS training.pm, AWS training.pm दिखा क्या कहीं आपको? हाँ ये दिखा, दिखा आपको AWS training.pm दिखा आपको? ये मुझे सिलेक्ट करना है, ओपन करना है। ये देखो, ये की एक है, इसको मैंने जनरेट किया, इसको सेव करना है। ये प्राइवेट की रहती है फ्रेंड, इसको मुझे सेव करना पड़ता है। तो सेव द प्राइवेट की या सेव द पब्लिक की, तो मैंने इसको सेव किया है। 1 सेकेंड, सेव द पब्लिक की बोला मैंने, डेस्कटॉप पे सेव किया। इसका नाम मैंने दिया AWS ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, ऐसा कुछ नाम दिया इसको मैंने। डेस्कटॉप पे मैंने इसको सेव करना है, सेव किया, हो गए, हो गई सेव, सेव हो गई हो अभी। ठीक है, अभी इसको क्लोज करना है। अब क्या करना है आपको, इसमें का जो IP एड्रेस आपको कॉपी किया था, ये देखो कॉपी किया मैंने, पुट्टी सॉफ्टवेयर है ये, पुट्टी में मैंने उसको पेस्ट करना है। देखो यहाँ पे पेस्ट किया मैंने। उसके बाद SSH में जाना है, ऑथेंटिकेशन में जाना है, ब्राउज करना है, डेस्कटॉप में जाना है। सॉफ्टवेयर कौन सा था आपका? AWS का कुछ तो भी नाम था, AWS देखो AWS, ये देखो यहाँ पे PPK नहीं, ऑल द फाइल AWS देखो, नाम सर्च करना पड़ेगा मुझे अभी। हाँ, AWS ट्रेनिंग, ये कब किया था? आज ही किया था ना, एक मिनट, 19 मीन्स आज ही किया था, करेक्ट है, यही है वो। चलो, फिर मुझे क्या करना है, ओपन करना है। देखो ओपन, देखो यस बोला मैंने। अब लॉगिन बोला, इधर लॉगिन एज मैं लिखूंगा EC2 यूजर, मैं यूजर हूं ना, ठीक है, तो लॉगिन। ओके, नो सपोर्टेड मेथड सेंड पब्लिक की, ओके 1 सेकेंड। EC2 पुट्टी, पुट्टी सॉफ्टवेयर अगेन हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें पब्लिक की डाला मैंने, लेटर से पब्लिक की है। उसके बाद SSH में गया, ऑथ में गया, ऑथ में जाके ब्राउज करना है मुझे। उसके पहले मैं पुट्टी जन में जाऊंगा फ्रेंड्स, इसमें जाऊंगा मैं, पुट्टी जन में जाऊंगा। एक बार फिर से कर लेता मैं, पुट्टी जन, पुट्टी जन में गया मैं, यहाँ पे गया।
लोड किया, क्या लोड किया, तो डाउनलोड्स में गए मैं, AWS, यहाँ पे ऑल सिलेक्ट किया, हाँ AWS मिल जाएगा मुझे। धीरज का सब्र का फल मीठा होता है, AWS training.pm, ओके, सेव, प्राइवेट की बोला मैंने, यहाँ पे किया मैंने डेस्कटॉप पे, नाम मेरा ही दिया, फिर अब क्या करूं, विराज, मेरा नाम है विराज, AWS तो कुछ नाम दिया, डेस्कटॉप पे सेव किया, इसको क्लोज कर डाला। अब गया मैं यहाँ पे देगा, विराज नाम का कुछ दिखता है क्या बंदा यहाँ पे, हाँ विराज AWS, ओपन किया, यहाँ पे पूछेगा EC2 यूजर, नो, सर्वर रिफ्यूज आवर की, सर्वर रिफ्यूज कर रहा बोलते कि, ओके, लेट मी चेक, समथिंग रॉन्ग हैपन टू माय सिस्टम, पुट्टी सॉफ्टवेयर, ट्राई करते रहना चाहिए, तो सीक्रेट है ये पूरा कम्युनिकेशन, ऐसे ही थोड़ी आपको एक्सेस दे देंगे वो, है ना, इतनी आसानी से एक्सेस, आपको एक्सेस नहीं मिलेगा, आ, आपको तो थोड़ा सब्र करना ही पड़ेगा, राइट, तो ये चीज होती है, आपको आपको इतना जल्दी से एक्सेस नहीं मिलेगा। ओके, एक बार फिर ट्राई करते हैं, एक बार हम इसमें जाते हैं, कनेक्ट में जाते हैं, कनेक्ट में क्या बोला जाता है देखते हैं हम, SSH क्लाइंट के लिए, EC2, यहाँ पे कुछ है क्या इंफॉर्मेशन, सेशन मैनेजर, लिनक्स मशीन, EC2 कनेक्ट, ओबंटू नाम है, यूजर नेम ओबंटू है, सॉरी यूजर नेम क्या है, ओबंटू है, यूजर नेम ओबंटू है, पब्लिक आईपी है, अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम ओबंटू सिलेक्ट की ना हमने, तो वैसे ही उस हिसाब से हमको करना पड़ेगा। तो मैंने करना है यहाँ पे CUTTY पुट्टी, इस सॉफ्टवेयर, ये मेरा आईपी एड्रेस है, इसमें मैंने इसको एंटर करना है, पेस्ट करना है, SSH में गया मैं, ऑथ में गया मैं, उसके बाद डेस्कटॉप में मेरे नाम से था कुछ, ओपन, और ओपन किया, इसका नाम है ओबंटू, देखो यूजर नेम ओबंटू है, UBUNTU, चल जाए सिम सिम बोलना, ठीक है, चल जाएगा, गया, कनेक्ट हो गया मैं सर्वर से, देखो फ्रेंड्स मैं कलर सर्वर से कनेक्ट हो गया, तो मैंने EC2 यूजर डाला था ना, वो लिनक्स के लिए था, वो किसके लिए था, अमेजॉन लिनक्स के लिए था, है ना, तो एक्चुअली मैंने ये यूज करना चाहिए था, तो मैं अभी सर्वर के साथ कनेक्ट हुआ, मैं किसके साथ कनेक्ट हुआ फ्रेंड, मैं सर्वर के साथ कनेक्ट हो चुका हूँ, आप देख सकते हो स्क्रीन, दिख रहा है आपको, इज इट विजिबल टू ऑल, इज इट विजिबल टू ऑल, Yes, sir. हाँ, तो मैं अभी सर्वर के साथ कनेक्ट हो चुका हूँ, तो ये सर्वर रहता है, ये सर्वर आपको ऐसा ये नहीं रहता, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं रहता है, ये ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है आपको, है ना, तो ये सर्वर के साथ मैं, मुझे फाइल सिस्टम चेक करनी है, LS नाम की कमांड है, मैं MKDIR मेक डायरेक्टरी, सपोज मैंने बोला DIR1, मुझे मुझे चाहिए DIR1 डायरेक्टरी चाहिए, DIR100 चाहिए, तो मैंने लिखा 100 डायरेक्टरी क्रिएट कर, तो ये 100 डायरेक्टरी आपको क्रिएट करके देगा फ्रेंड, देखो कमाल, देखो लिनक्स की, ये 100 डायरेक्टरी बन गई, आपको दिखना है डायरेक्टरी कैसी दिखेंगी, आ, आपने दिखना है, देखो 100 डायरेक्टरी बन गई, देखो दिख रहे है आपको, लॉन्ग लिस्टिंग, 100 डायरेक्टरी, 100 डायरेक्टरी क्रिएट कर डाली मैंने, मुझे डायरेक्टरी में कुछ लिखना है ना, तो नैनो और VI एडिटर यूज होता है, VI टच, मैंने नाम देना है, मेरे नाम VIRAJ विराज, AWS डॉट TXT, ये फाइल TXT फाइल लिखा मैंने, देखो अब ये फाइल ओपन हो गई, इस फाइल में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, हेलो, इस फाइल में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, बट लिखने के लिए आई दबाना पड़ता, इंसर्ट मोड, इसको आई बोलना मीन्स इंसर्ट मोड, हेलो, हेलो,
एवरीवन, हाउ आर यू, ना। ये मैं लिख रहा हूँ अभी फ्रेंड, ये रिमोटली मैं एक फाइल में लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो ऑपरेशन करने पड़ते हैं लिनक्स में ऐसे ही करने पड़ते हैं। उसके बाद मैंने इतना लिखा, मुझे एस्केप करना है। उसके बाद मुझे कोलन दबाना है और WQ दबाना है, एंटर करना है। दिख गया आपको? अब मैंने क्या लिखा वो मुझे देखना है, तो मैं कमांड लिखूंगा टच। टच कमांड रहती है, टच विराज aws.txt, या कैट कमांड रहती है, कैट विराज aws.txt। देखो, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, है कि नहीं है? तो मेरे फाइल में क्या है, मैं ऐसे देख सकता हूँ। ट्री, ट्री नाम की कमांड है क्या इनबिल्ट, देखता हूँ मैं। नहीं है। sudo sudo apt इंस्टॉल ट्री, ना। sudo apt इंस्टॉल ट्री, अब ये हो गया है इंस्टॉल sudo unable to locate package tree, sudo apt इंस्टॉल ट्री। sudo फिर से एक बार ट्राई करता, apt, और स्नैप नाम की कमांड है, snap sudo snap इंस्टॉल ट्री। चलो, डाउनलोड हो रहा, चलो डाउनलोड हो रहा। हाँ, इंस्टॉल बोल रहा। चलो देखते ट्री कमांड हमको कुछ देती है क्या उसको, देखो। इसका मीनिंग क्या हुआ, इतने सारे फोल्डर है मेरे इसमें प्रेजेंट, उसमें का उसमें का एक फोल्डर है, उसमें विराज नाम का फोल्डर प्रेजेंट है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, सपोज मैंने बोला टच, मैंने बोला CD DIR1 बोला मैंने, CD DIR1। और फिर बाद में बोला मैंने फॉर एग्जाम्पल मुझे फाइल क्रिएट करनी है, तो मैंने बोला VI विराज .txt, है ना, ऐसा कुछ बोला मैंने। तो यहाँ पे इंसर्ट मोड आई दबाया, हेलो हेलो एवरीवन, ऐसा कुछ मैंने किया। उसके बाद मैंने एस्केप दबाया, कोलन दबाया, WQ किया, एंटर किया। अब मुझे देखना है कि ट्री कमांड मैंने क्लिक की, सपोज मैंने ऐसा किया, कुछ क्लियर किया पहले इसको, आपको कंफ्यूजन नहीं चाहिए, क्लियर किया। फिर मैंने लिखा CD डैश डैश लिखा मैंने, एंटर, बाहर आ गया मैं, क्लियर लिखा और बोला ट्री। तो मुझे कंटेंट दिखेगा कौन से फोल्डर में क्या है, देखो क्या है, देखो DIR1 में विराज नाम का कुछ डेटा प्रेजेंट है कि नहीं है? ये बाकी की डायरेक्टरी है ये पूरी की पूरी, ये ऐसा है पूरा। स्नैप नाम की इसमें ट्री है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है। विराज AWS से बाहर है। अब मुझे सभी को डिलीट करना है, तो मुझे कमांड टाइप करनी पड़ेगी, RM-R DIR, है ना, DIR1 से लेके 100 तक ये डिलीट कर डाल बा, तो ऐसा मैंने बोला इसको, तो ये डिलीट कर डालेंगे। देखो अब कुछ दिख रहा है क्या आपको? कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्नैप है और विराज aws.txt प्रेजेंट है। बाकी डायरेक्टरी डिलीट हो गई है फ्रेंड्स, तो मैंने डिलीट कर डाली। फिलहाल इसको क्लियर करते हैं हम, और ट्री करते हैं, ट्री। देखो दो ही फोल्डर प्रेजेंट है, एक स्नैप है, एक विराज डायरेक्टरी है। हो गया, एग्जिट करते हैं इसको, एग्जिट किया, खत्म। क्लियर है? तो ऐसे कुछ इस तरह हम AWS का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने जो यूज किया था ना, EC2 को क्या करना है, EC2 को जाके क्लोज करना है आपको ऐसे। ये पूरी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्रेंड, ये कैसे करते हैं, ये क्या करते हैं। आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे जाके टिक करना है और टर्मिनेट इंस्टेंट करना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको बिल आपका बनता रहेगा। टर्मिनेट करना है, टर्मिनेट करना है। देखो सक्सेसफुली टर्मिनेटेड, ये दिख रहा है आपको, सक्सेसफुली टर्मिनेटेड। ठीक है, हमारा इंस्टेंट सक्सेसफुली टर्मिनेट हो चुका है। अब मुझे पैसे देने नहीं पड़ेंगे। अब मैंने इतना यूज किया मेरा अकाउंट कि फाइनली कितना बिल जनरेट हुआ दिखाओ आपको, ये मेरा बिल है, बिलिंग डैशबोर्ड। आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे आपको बिलिंग रिलेटेड एक्टिविटी भी दिखेंगी। ऐसा बिल बनता है फ्रेंड, ये है बिलिंग 406, इतना बिल आया था मुझे।
ये बिल है मेरा अभी का। बिल डिटेल्स, ये ऐसी बिल आती है, कौन सा सर्विस कितना यूज किया, इसका बिल पूरा ऐसा बनता है, विथ टैक्सेस जीएसटी कलेक्टेड। तो कंट्री वाइज बिल चेंज हो सकता है आपका, है ना। कंट्री वाइज आपका क्या चेंज हो सकता है, बिल चेंज हो सकता है। अब मैं कॉस्ट एक्सप्लोरर में गया, मैं फॉर एग्जांपल ना इस सर्विस को नहीं लॉन्च करता मैं, बिलिंग में, बिल्स में गया, इतने सारे मेरे बिल्स पेंडिंग है अभी। ठीक है, ये जनवरी का है, दिसंबर का बिल बहुत ज्यादा होगा मेरा। दिसंबर का बिल इतना है मेरा, 19.1003 इतना आया था मुझे दिसंबर में। नवंबर में देखते कितना आया, नवंबर में $0 था। नवंबर में अकाउंट खोला था, दिसंबर से बिलिंग स्टार्ट हुआ, वो 10,043 हुआ। उसके बाद जनवरी में इतना आया, 403। एक कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैं अकाउंट बंद करने वाला हूँ। ठीक है, नहीं तो मुझे बिल आते ही रहेगा। बिल नहीं आएगा मुझे, मुझे मेरी सर्विसेज को क्या करना है, क्लोज करना है प्रॉपर, तो बिल नहीं आएगा। तो जैसे मैंने अभी लॉन्च किया इंस्टेंट, वैसे ही मुझे उसको क्लोज भी करना है, नहीं तो अदरवाइज बिल आएगा। तो ऐसा है आज के लेक्चर के लिए फ्रेंड। तो आपको कुछ डाउट्स है? नो सर।